नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में आज हम लोग खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे। यह जो दोनों घटना है मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए और आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही नहीं, अगर इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और उस सारे टॉपिक से क्वेश्चन खूब बनते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है और इतने स्कोरिंग है ना कि आप एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो नींद में भी आप इन प्रश्न के सारे आंसर को बना सकते हैं और एग्ज़ाम में यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अब हमारा टारगेट होगा कि अब हम स्टार्ट किए हैं तो मतलब हिस्ट्री के टॉपिक को सिलेबस को पूरा कवर कर लें, उसके बाद ही बंद करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज हम देखेंगे खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो खिलाफत मूवमेंट के बारे में हम 3-4 चीज़ों को देखेंगे। पहले तो यह आंदोलन का परिचय, इंट्रोडक्शन क्या है, आखिर खिलाफत है क्या, यह आया क्यों, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर कारण इसके आने के पीछे जो कुछ 2-3 कारण होगा, आखिर अचानक से क्यों आ जाता है, भारत में क्यों आता है, भारत में आने की इसकी कहानी क्या है। दूसरा, जब खिलाफत मूवमेंट होगा तो हम देखेंगे इसके संदर्भ में भारत में कुछ घटनाएं होंगी, भारत में क्या घटनाएं होंगी और बिहार में इसको कौन लीड करेगा, ये भी हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको कवर करेंगे। साथ में कोई भी आंदोलन होता है तो उसके संदर्भ में कुछ गतिविधि होती है, उन सारे चीज़ों को हम आकलन करेंगे और लास्ट में हम एक अपना उसका देखेंगे कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसमें क्या रहा, निगेटिव पक्ष इसका क्या रहा, और हम एक अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। देखिए, हम इतने पहलू पे इस टॉपिक के रिलेटेड बात करेंगे। चलिए हम सबसे पहले थोड़ा सा इसका परिचय देख लेते हैं। अगर हम खिलाफत की बात करें तो यह 1919 में स्टार्ट होता है और 1919 में स्टार्ट होगा। इसका कारण है, देखिए, तुर्की इसका कारण है और फर्स्ट वर्ल्ड वार इसका सबसे बड़ा कारण है। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होगा 1914 से 1918 तक चलेगा। इस टाइम में पूरे जो बड़े बड़े उस समय के देश हैं लड़ रहे होते हैं। तो होगा क्या कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा, देखिए, हालांकि ये टॉपिक अब मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक चलेगा वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री से जाके लिंक करेगा। हम थोड़ा सा समझा के आपको छोड़ देंगे क्योंकि जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार को डिटेल में पढ़ेंगे, कौन देश किधर से लड़ रहा था, कौन जीता है, कौन हारता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म होता है तो तुर्की जो है, तुर्की जर्मनी के साथ लड़ रहा होता है और फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म होगा तो उसमें ब्रिटिशर्स की स्थिति अच्छी रहेगी। ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे कि तुर्की के साथ एक संधि करते हैं, एक ट्रीटी करते हैं, जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सेवरेज। ये होता है आपको 10 अगस्त 1920 को। हालांकि ये जानने का आपको ज़रूरत है नहीं, 1920 को ये ट्रीटी होगा। लेकिन ये ट्रीटी ऐसा होगा ना कि इसमें कहा जाएगा कि इस ट्रीटी के तहत क्या होगा कि टर्की का विखंडन हो जाएगा। ठीक है, और टर्की का जब विखंडन हो जाएगा तो वहाँ पे जो खलीफा होता था उसका हेड होता था। और देखिए, खलीफा वहाँ का हेड होता था तो उसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल हेड होता था, वो रिलीजियस हेड भी होता था। तो कभी भी अगर किसी भी देश का पॉलिटिकल हेड अगर हटाया जाए तो आंदोलन होता है, लेकिन अगर रिलीजियस हेड हटा दिया जाए तो वहाँ पे आंदोलन दूसरे तरीक़े का होता है। क्योंकि धर्म से लोग अपने आप को बहुत कनेक्ट करते हैं और जो तुर्की का जो खलीफा था, पॉलिटिकल हेड था प्लस रिलीजियस हेड था, दोनों था। और अंग्रेज़ों ने क्या किया कि तुर्की की खलीफा को अपने पद से हटा दिया और उस खलीफा को दुनिया भर के मुसलमान अपना हेड मानते थे। ठीक है, तो ये जो खलीफा है दुनिया भर के मुसलमान इसको अपना हेड मान रहे हैं और इस खलीफा को अगर हटा दिया जाए तो समझिए एक कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने दुनिया भर के मुसलमानों को एक सिंबल दे दिया, एक संकेत दे दिया कि हम तुमको डेमोरलाइज करना चाहते हैं। यह जो आशंका थी लोगों की, जो मुसलमानों के मन में एक द्वेष जगा, वही हम देखेंगे खिलाफत मूवमेंट में सबसे बड़ा कारण बनता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि तुर्की जो था वहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य था, वहाँ पे एक खलीफा था जो रिलीजियस हेड था और पॉलिटिकल हेड था। उसको फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो ट्रीटी ऑफ सेवरेज होती है
वहाँ से अंग्रेज इसको हटाते हैं इसके पद से। ये ट्रीटी होता है 1920 में, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि 1919 से ही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 1920 के बाद देखेंगे ये पूरा अपने गति से चलेगा, पूरे आंदोलन तेज चलेगा। अब हम, ये तो कारण रहा, अब हम इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, अब इंडिया में अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि इसको स्टार्ट किसने किया। सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में इसको स्टार्ट किसने किया। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसको स्टार्ट करते हैं शौकत अली, और इनके साथ में है मोहम्मद अली। देखिए ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, थोड़ा सा आप इन पर ध्यान देंगे, मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि सितंबर 1919 की घटना है, लखनऊ में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया जाएगा, और खिलाफत कमेटी के गठन में बहुत सारे जो उसमें भारत में जो बड़े बड़े मुस्लिम लीडर हैं वो सारे आएंगे, जिसमें रहेंगे मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां रहेंगे, हसरत मोहानी रहेंगे, और ये सारे जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं ये सारे शामिल होंगे। और ये नेता कहेंगे कि सरकार के खिलाफ, सरकार मतलब उसमें ब्रिटिश सरकार, मुस्लिमों को खड़ा किया जाए। इनका यही मोटिव है कि ये जो खिलाफत मूवमेंट में ब्रिटिशर्स ने किया है इनके खिलाफ मुस्लिमों को खड़ा किया जाए, और देश भर में इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया जाए। ठीक है, और लोग ये भी कहेंगे कि मुसलमानों का ब्रिटिश सेना में भाग लेना इस्लाम के विरुद्ध। मतलब ये अभी तक जो भी आंदोलन चल रहा है ना, जो स्टार्ट हो रहा है शौकत अली, मोहम्मद अली, और सितंबर 1919 में लखनऊ में जो चल रहा है, इसमें हम यही देखते हैं कि जो बड़े बड़े लीडर हैं वो सरकार के खिलाफ मुसलमानों को खड़ा कर रहे हैं। मतलब अब अभी यह जो आंदोलन है एक मुस्लिम वर्सेस गवर्नमेंट है। देखिए अब इसकी ब्यूटी देखिए, अब यह कैसे, इसमें गांधी आएंगे, और गांधी आएंगे तो इसमें क्या चेंज करेंगे। इसके बाद नवंबर 1919 आता है, अब यहाँ पे गांधी आ जाते हैं। देखिए गांधी का कहीं भी आगमन होता है ना तो दो तीन चीज़ वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि गांधी किसी जाति पे लेके फोकस नहीं करेंगे। अगर यह खिलाफत मूवमेंट है, मुस्लिम का आंदोलन है, लेकिन उसको जन आंदोलन बनाएंगे, उसको पूरे भारत में जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो गांधी जब आएंगे तो गांधी दिल्ली में एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता गांधी ही करेंगे, और इसमें इन्होंने लोगों को बताया कि ठीक है कि आप खिलाफत मूवमेंट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मुसलमानों को जोड़िए, लेकिन साथ में अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानती है तो खिलाफत से भी बड़ा हम आंदोलन चलाएंगे, और वो जो पूरे भारत में हम आंदोलन चलाएंगे उसको हम नाम देंगे असहयोग। असहयोग मतलब नॉन कोऑपरेशन, मतलब अंग्रेज, देखिए इनका कहने का मतलब है कि अंग्रेज के खिलाफ हम आंदोलन चला रहे हैं खिलाफत। अगर सरकार खिलाफत को नहीं मानती है तो हम इसके साथ में अंग्रेजों के खिलाफ हम एक देश में जन आंदोलन चलाएंगे पूरे भारत में, और हम इस आंदोलन को नाम रखेंगे असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं गांधी चल रहा था खिलाफत, बात कर रहे हैं असहयोग की। देखिए यही गांधी का दिमाग है, उनको पता है कि अगर हम भी कहेंगे कि तुम खिलाफत की बात करो तो देखिए खिलाफत मूवमेंट क्या था, एक मुस्लिम का समर्थन था, एक मुस्लिम आंदोलन था। अगर हम उसमें भारतीय लोग को जोड़ना चाहें तो बहुत सारे वर्ग, बहुत सारे क्लास के लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कहीं ना कहीं ये मुस्लिम है। ये नाम बदल के उसका कह देते हैं कि हम अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग करेंगे, नॉन कोऑपरेशन करेंगे। आंदोलन तो यही है, खिलाफत ही है, लेकिन हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे। तब लोगों को लग रहा है ना कि अब नहीं, ये खिलाफत तो है लेकिन नॉन कोऑपरेशन। अब लोगों को ये समझाने में सक्षम हो गए हैं। अब सभी वर्ग के लोग आपस में आ रहे हैं, जो खिलाफत के खिलाफ थे वो भी असहयोग में आके इनके साथ खड़े हो जा रहे हैं, और इस आंदोलन में गांधी कहीं ना कहीं भारत के लोगों को समाहित कर लिया। और यही गांधी की सबसे बड़ी ब्यूटी थी, और यही जो हम टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे थे उस दिन, जूडिथ एम ब्राउन यही पॉइंट को
इम्फेसाइज करता है और डिटेल में लिखते हैं, ठीक है ना। तो यही सब गांधी की कुछ ब्यूटी है कि वह खिलाफत के साथ कहते हैं हम अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग करेंगे, मतलब किसी बात में समर्थन नहीं करेंगे। देखिए यह जो टॉपिक है ना रटने वाला नहीं है, यह टॉपिक बहुत कंसेप्चुअल है, समझने वाला। अगर एक बार आप समझ गए तो नींद में भी सारा सवाल आप मार देंगे। तो नवंबर 1920 की घटना है। अब दिसंबर 2020, देखिए याद रखने का ये उतना ज़रूरी नहीं है डेट, हम सिर्फ क्रोनोलॉजी ऐसे बता दे रहे हैं कि आपके दिमाग में थोड़ा ये पिक्चर बन जाए कि कब क्या घटनाएं हुई हैं। अब 2020 की घटना है, दिसंबर 2020 का, ये दिसंबर नहीं है, इसको शायद जून कह सकते हैं आप, जून है, खैर डेट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक घटना होती है इलाहाबाद। इलाहाबाद में जितने उस समय के नेता हैं खिलाफत के, जितने बड़े बड़े नेता हैं, सारे नेताओं का एक समिट होता है और सारे नेता गांधी के पक्ष से समर्थन करते हैं, गांधी की बातों से समर्थन करते हैं और कहते हैं कि जो खिलाफत है इसको, और गांधी जो कह रहे हैं असहयोग की बात, इसको दोनों को मर्ज कर दिया जाए, दोनों को एक कर दिया जाए और दोनों को जोड़ के एक भारत में आंदोलन किया जाए। क्योंकि देखिए खिलाफत मूवमेंट एक क्षेत्रीय तो नहीं कह सकते, इसको रिलीजियस मूवमेंट में पहले स्टार्ट होता है। तो अगर उन नेताओं को लगता है कि गांधी इस आंदोलन को पूरे भारत में पहुंचाना चाहते हैं, तो उनको भी ये चीज़ अच्छा लगता है कि हमारे आंदोलन का बेस बढ़ रहा है और गांधी खुश हैं कि एक आंदोलन बढ़ गया है तो उसको भारत में पहुंचाना है। तो यही सब कुछ दोनों के बीच में सामंजस्य बनता है और इन दोनों को मतलब एक बड़े लेवल पे इलाहाबाद समिट होती है। इलाहाबाद में सब नेता मिलके खिलाफत और असहयोग आंदोलन के मतलब पूरे भारत में फैलाने का चर्चा करते हैं और वहीं पे इसको कहा जाता है, ये दोनों जो आंदोलन है जुड़वा आंदोलन कहा गया इनको, ट्विन मूवमेंट। तो आप याद रखेंगे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ट्विन मूवमेंट के रूप में हम किसे जानते हैं, तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन है जो ट्विन मूवमेंट है, ठीक है। वैसे भी ट्विन का मतलब होता है एक टाइम में जो हुआ हो, तो अगर दोनों का टाइमिंग देखें तो लगभग सेम है, थोड़ा सा आगे पीछे है, खिलाफत पहले होता है असहयोग बाद में होता है। अब ये तो रहा पूरा खिलाफत की पृष्ठभूमि। अब जब खिलाफत होगा तो इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी होगा, कुछ अच्छाई भी होगा। तो यह आंदोलन था। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या कमियां रहीं, इसमें आखिर क्या लोग इसमें क्रिटिसिज्म क्या करेंगे, इसकी अच्छाई क्या करेंगे, तब तो हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। इसकी अगर समीक्षा की बात करें तो कुछ हिस्टोरियन इसको मानते हैं यह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इशू था, मतलब यह जो इशू था भारत का था ही नहीं। भाई ये तो घटना हुई है तुर्की में, यहाँ पे खलीफा को हटाया गया और यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको कुछ ज़्यादा फर्क इससे पड़ा नहीं। जो समझदार नेता थे बड़े बड़े, उनको समझ में आया कि हाँ वहाँ पे हुआ है घटना, ऐसा वैसे हुआ है। लेकिन जो भारत के जो मूल मुसलमान हैं वो अपने गरीबी और आर्थिक बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद देखेंगे गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उनको ये सब तुर्की और फ्रांस से क्या मतलब है, वो तो अपने गरीबी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो ये भारत के लिए कोई इशू था ही नहीं जिसको इशू बनाया गया। तो एक पहला क्रिटिसिज्म होगा इस बात पे कि यह कोई मुद्दा ही नहीं था भारत के लिए, यह एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इशू था जिसको भारत में लाके मुद्दा बनाया गया। साथ में ये भी कहा जाएगा कि इसको इंडियन नेशनलिज्म से कोई खास मतलब नहीं था, भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ हद तक मतलब मुद्दा ही नहीं था, इसको बेकार का इशू था, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं। साथ में कुछ लोग कहते हैं कि यह एक धार्मिक मुद्दा के उद्देश्य से चलाया गया, जो बाद में भले गांधी आते हैं और पॉलिटिकल इशू बना देते हैं, लेकिन यह एक धार्मिक मुद्दा था। और इस मुद्दे में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि धर्म को, मतलब हिंदू मुस्लिम धर्म को एक घाल में, धर्म को एक पॉलिटिकल इशू में धर्म का एक घाल में घुसाया गया है, बताया गया है, जिससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बाद में बढ़ावा मिलेगा। और यही सारी घटनाएं जो होंगी एक दोनों वर्ग के खिलाफ संघर्ष पैदा करेगी और बाद में भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात करेगी। हालांकि ये थोड़ा अतिशयोक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ हिस्टोरियन इस पे सवाल उठाते हैं कि आंदोलन आप सिर्फ मुस्लिमों को लेके शुरू किए,
आप कहते कि भारत की जनता आहत हुई है तो एक सेकुलर आंदोलन होता, लेकिन आप मुस्लिमों की सिर्फ बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह एक धार्मिक मुद्दा बन जाता है, जो यह ऑल इंडिया लेवल पे मतलब ठीक नहीं है, एक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला इशू है। इस तरीके से भी कुछ लोग इसका क्रिटिसिज्म करता है। अगला देखते हैं तो कुछ लोग कहता है कि इस आंदोलन से, क्योंकि इस आंदोलन में जो लीड कर रहे थे ये मुस्लिम नेता थे। जब मुस्लिम नेता को ये चीज़ लगा कि हम मुस्लिम की भावना को भड़काते हैं और हमको एक मतलब हमको एक नेता बनने का अवसर मिलता है, तो कुछ लोगों के मन में ये विचार आ गया कि हम एक स्पेशली मतलब कुछ समुदाय के हितों की बात करें और वहाँ से हम नेता बन सकते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं कि मुल्ला मौलवी वगैरह की जो प्रवृत्ति होती है ये ज़्यादा होती है, और उनको देख के जो आम आदमी हैं वो भी कुछ मतलब कट्टरवाद में यहाँ पे कट्टरवाद यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगी। और यही सब कट्टरवाद देखिए, जब एक धर्म में कट्टरवाद आता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही तक सीमित रहे, वो कहीं ना कहीं समाज में हर चीज़ का एक्सपेंशन होता है, और एक धर्म का कट्टरवाद वो दूसरे धर्म में जाता है, और फिर ऐसे ऐसे करके समाज विभाजित हो जाता है। तो यह सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, जो यह कहीं ना कहीं खिलाफत मूवमेंट था, जो एक मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए देखा जाए तो एक खतरा था। इस तरीके से कुछ बात करता है, क्योंकि वहाँ इसके बाद जो नेता पैदा होंगे वो कट्टर नेता पैदा होंगे, और वास्तविकता भी है थोड़े बहुत इसके बाद जो नेता होंगे वो कट्टर नेता निकलेंगे। ठीक है, तो इस बात में कुछ ना कुछ सच्चाई है, लेकिन आपको यह एग्ज़ाम में यही चीज़ें नहीं लिखना है। ये चीज़ अगर क्रिटिसिज्म है तो 2-3 चीज़ लिखना है, लेकिन इस खिलाफत आंदोलन के महत्व को भी लिखना है। आखिर इसमें कुछ ब्यूटी भी तो होगी। इसमें ब्यूटी ये है कि यह एक एकता को दिखाता है। यह जो महत्व खिलाफत मूवमेंट था, यह हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया, क्योंकि जब बड़े बड़े नेता वहाँ पे आते हैं, मुस्लिमों के नेता लीड करते हैं, लेकिन साथ में गांधी भी जुड़ते हैं। गांधी के साथ मुस्लिमों के नेता से कोई विभेद नहीं था। हालांकि कुछ स्तर पे आया, मुल्ला मौलवियों का कद बढ़ा ऊपर में, लेकिन यह हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए बहुत अच्छा संकेत था, और यह आंदोलन था। अनेक बहुत सारी सीमाएं थी, कमियां थी, लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन कुछ मतलब अच्छाई चीज़ थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया गया है। साथ में अगर हम बात करें तो यह एक बड़ा जन आंदोलन था। इसके पहले हम जितने आंदोलन देखते हैं, जैसे सत्याग्रह आंदोलन हम देखे थे, वह एक किसान आंदोलन था। सत्याग्रह एक किसान आंदोलन कहा जाता है, लेकिन यह जो खिलाफत के बाद असहयोग, ये सब जो मूवमेंट आएगा, इसको हम एक जन आंदोलन कहेंगे। इसमें सभी धर्म और सभी वर्गों के लोग शामिल होंगे इसमें। तो यह एक जन आंदोलन था, यह इसकी अच्छाई पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट कहा जा सकता है। और साथ में देखिए, गांधी कहते हैं कि 1947 में हमको आज़ादी मिली, लेकिन 47 में आज़ादी मिली तो सिर्फ उसके पहले छोटी छोटी घटनाएं बहुत काम करती है। जैसे आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसके पहले आप टेस्ट देते हैं, कई टेस्ट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 टेस्ट देते हैं ना जी। तो ये जब टेस्ट 1-2 अगर आप देते हैं ना, तो ये समझिए कि यही है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सीडीएम है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये सब जो है ना, इसमें आप थोड़े थोड़े तैयारी करते हैं, और लास्ट में यही है 1947, और बीपीएससी जाके यहाँ पे क्रैक कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है, आप जैसे टेस्ट में तैयारी करते हैं, वैसे ही जो आंदोलन क्रिएट करने के लिए लोग धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेंड हो रहे हैं। जो लोगों को लग रहा है कि हमें एक, लोगों के अंदर एक चेतना आ रही है, लोगों के अंदर एक विकास आ रही है कि हमें आंदोलन करना है, हमें अपने देश के प्रति लड़ाई लड़ना है और एकजुट होकर लड़ना है। ये सब जन आंदोलन की भावना और चेतना का विकास यहाँ पे होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इसकी अच्छाई है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, गांधी की कुछ लोग कमियां भी निकालेंगे, और गांधी को बहुत सारी बातों को सहना पड़ेगा। जिन्ना इस आंदोलन को लेकर, देखिए जिन्ना का 2 फेज़ है। जिन्ना का जब भी बात आता है तो आपके जहन में या किसी के जहन में आता है कि पाकिस्तान को लेकर जिन्ना का एक सनक था, जो बाद में पाकिस्तान बट गया, ठीक है। लेकिन जिन्ना का 2 फेज़ है। अगर हम फर्स्ट फेज़ की बात करें तो जिन्ना बहुत ही आइडियल व्यक्ति है। देखिए, सेकंड फेज़ में जिन्ना की बहुत गलतियां हैं, वो एक कट्टर मुसलमान बन गए हैं। लेकिन फर्स्ट फेज़ की अगर हम बात करें जिन्ना की, 1926 से पहले जिन्ना एक बहुत ही बड़े नेशनलिस्ट व्यक्ति हैं, और हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े
आधार के रूप में इनको देखा जा रहा है। हमने 1916 में आपको समझाया था, बताया था कि गांधी के बारे में क्या, जिन्ना के बारे में क्या कहा जाता है। तो जिन्ना उसमें एक बहुत यूनिटी की बात करते हैं। अगर जिन्ना का आप उसमें का बात पढ़ेंगे और फिर 1940-42 के बाद पढ़ेंगे तो लगेगा ही नहीं कि वही जिन्ना है जो इतना बदल जाते हैं। ये इतने भारत में जब 20-22 के टाइम में जब सांप्रदायिकता बढ़ेगा, जातिवाद बढ़ेगा, तो जिन्ना उससे बहुत नाखुश हो जाएंगे, बहुत क्रिटिसिज्म करेंगे इसका, और गुस्से में आके वो नाराज़ होके वो सोचेंगे भारत मतलब इतना हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है यहाँ पे, इतने लोगों में मतलब हीन भावना है, लोग जातिवाद को लेकर त्रस्त हैं, लंदन चले जाएंगे, बहुत सारी घटनाएं होंगी और वहीं से इनका दिमाग में चेंज होगा और फिर वहाँ से लंदन जब लौटेंगे तो एक सेकंड फेज वाले जिन्ना बन जाएगा जो एक कट्टर जिन्ना बन जाएंगे। लेकिन जिन्ना उस समय जब खिलाफत चल रहा होता है तो जिन्ना गांधी को सावधान करते हैं, कहते हैं कि जो धार्मिक नेता हैं और जो इनके अनुयायी हैं इनको बढ़ावा देना बंद करिए, एक दिन यह मतलब जातिवाद के लिए खतरा होंगे और ये मुस्लिम संप्रदाय को लेकर आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता मतलब इससे खत्म हो जाएगी। ठीक है, कितने बड़ी बात उसमें जिन्ना कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में इस तरीके का कोटेशन आए कि यह कितना किसका कोटेशन है या गांधी को किसने चेतावनी दिया था, उस समय चेतावनी नहीं मतलब सावधान किया था, बताया था, एक अपना संकेत दिया था, तो यह जिन्ना दिए हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन आता है और जनरली जब इस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आएगा नहीं जिन्ना तो ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन जिन्ना का पहला फेज बहुत ही अच्छा रहा है। और यही बात जाके बोल दिए थे आडवाणी जी, पाकिस्तान में एक बार चले गए थे तो यही बात आडवाणी जी जाके बोल दिए, जिसका बहुत बाद में क्रिटिसिज्म हुआ इंडिया में। और शायद आडवाणी जी को कहा जाता है कि आडवाणी जी का कैरियर ख़त्म करने में यह स्टेटमेंट बहुत बड़ा रहा। तो देखिए, आप कोई भी स्टेटमेंट अगर कहीं देते हैं ना, लिखते हैं या बोलते हैं या कुछ कहते हैं, उसका बहुत मीनिंग होता है। तो कहीं भी आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कहीं अगर कुछ लिख रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, स्टेटमेंट लिख रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ रखिए कि उसका प्रभाव क्या है। आडवाणी जी बोले बात बहुत सही थे जिन्ना के बारे में, लेकिन जिन्ना के मज़ार पे गए थे तो अच्छी बात बोले थे जिन्ना के बारे में। लेकिन भारत में जो जिन्ना का माहौल है ना, जनरली लोग सेकंड फेज को जानता है कि जिन्ना कट्टर मुसलमान थे, ये थे, तो लोग ने इसके परिप्रेक्ष्य में बोला कि आडवाणी जी जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं और वह एक स्टेटमेंट आडवाणी के कैरियर को ख़त्म करने का सबसे बड़ा कारण बना। चलिए, वो सब बात अलग है। तो ये जिन्ना ने गांधी को सावधान किए थे कि आप जो धार्मिक नेता हैं इनको और इनके जो अनुयायी हैं मतलब इनको बढ़ावा देना बंद करिए और खिलाफत को आप बढ़ावा देना बंद करिए कि आप असहयोग चलाइए, लेकिन एक मुस्लिम समाज का एक जाति वर्ग के आंदोलन को देश में मत फैलाइए, इससे धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी। देखिए कितने बड़ी बात कहते हैं जिन्ना। दूसरा अगर हम बात करें तो जिन्ना ने इनके पूरे आंदोलन को मतलब खिलाफत और असहयोग इन दोनों आंदोलन को जिन्ना भर्त्सना करते हैं और बहुत सारे नेता इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो ये थी खिलाफत की बात। और यही टाइम में एक और कोटेशन आता है, आप देखेंगे गांधी का एक स्टेटमेंट है कि गांधी कहते हैं यहाँ पे जो खिलाफत में जो यूनिटी इनको देखने की मिलेगी, गांधी कहते हैं कि यह जो यूनिटी है यह लगभग 100 सालों पर हिंदू मुस्लिम एकता में ऐसे अवसर देखने को मिलते हैं। तो अगर इस तरीके का कोटेशन आए कि यह स्टेटमेंट किसका है कि ऐसी यूनिटी 100 साल में देखने को मिलती है, तो आप आंसर मारेंगे वहाँ पे कि यह स्टेटमेंट जो है गांधी का स्टेटमेंट है। और इसी टाइम में देखेंगे एक हकीम अजमल खां हैं, हाकिम अजमल खां हैं। ये क्या करेंगे, इनको उपाधि मिली है, एक पदवी मिली है हाजिक उल मुल्क। यह एक पदवी है, यह इतने क्षुब्ध होंगे कि यह अपनी पदवी को लौटा देंगे सरकार के खिलाफ। तो यही सारी दो चार घटनाएं होती है। और इस घटना में एक एचिंसन का भी स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। एचिंसन जो है ब्रिटिशर से, और यह कहता है कि इस घटना में हमने हिंदू और मुसलमान को लड़ा नहीं पाए, लड़ा नहीं पाए। मतलब कि देखिए, अंग्रेज़ों का कहीं ना कहीं हर आंदोलन में एक मोटिव होता है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए, लेकिन गांधी जब आ जाते हैं तो यह शायद इनको लड़ाने में मतलब काबिलियत सक्षम नहीं हो पाते हैं। और यही सब इसकी दो चार घटनाएं, दो चार फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का जो फैक्ट था हमने कर लिया। अब चलिए थोड़ा सा हम
खिलाफत कर लिया। अब थोड़ा सा हम असहयोग देख रहे थे। देखिए, असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है 1920 से और ये लगभग 22 में इसको वापस ले लेंगे गांधी। इनके सारे पहलू को हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, असहयोग का कारण क्या है। अगर हम 1920 की घटना असहयोग की बात करें तो उसके पहले बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो कि असहयोग के लिए एक पृष्ठभूमि का एक बेस तैयार करती है। उसमें सबसे बड़ा है रॉलेट एक्ट की घटनाएं, 1919 का एक्ट। हालांकि हमने अभी इसको नहीं पढ़ा है, हमने नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। 1919 का एक्ट, ये भी कुछ घटनाएं होती है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार की घटनाएं होती हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार की घटनाओं के बाद हम देखेंगे कि भारत में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों को लग रहा है कि इस तरीके से सरकार नहीं चलाया जाता है। देखिए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी अगर किसी भी सरकार में बढ़ती है तो वह सरकार की विफलता होती है। आप इस चीज़ को मानिए। यह जो बात थी 100 साल पहले भी सही थी और अभी भी सही है, ठीक है। तो और कभी भी कोई भी देश लड़ाई लड़ता है तो ये सारी चीज़ें बढ़ती है, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिना लड़ाई के ही बढ़ गया है, तो वो अलग बात है। तो ये उस समय भी ये चीज़ मतलब देखिए 100 साल पहले भी भारत इस समस्या से जूझ रहा था और अभी भी गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इन तीनों से भारत जूझ रहा है। तो कहा जाता है एक स्टेटमेंट की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, अपने आप को कुछ समय के बाद दोहराता है। तो देखिए, सही बात है, 100 साल बाद दोहरा ही रहा है अपने आप को। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की घटनाएं भी कुछ हद तक जिम्मेदार है, इससे लोगों में नाराज़गी है। और दूसरी बात आगे देखें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कितना बड़ा एकदम विभत्स घटना था, ये भी लोगों में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मतलब असंतोष की भावना, यही सब घटनाएं होती है जो एक आंदोलन क्रिएट करने के लिए बेस बनाती है। और खिलाफत उसमें आ ही गया है, गांधी उसमें जुड़ ही गए हैं, एक आंदोलन का मूवमेंट तैयार हो ही गया है। तो अब असहयोग शुरू करने में कौन रोक सकता है, क्योंकि सारी घटनाएं तो उसके परिप्रेक्ष्य में हो ही रही है। ये सब घटनाएं थी। अब देखिए थोड़ा सा आंदोलन कैसे कैसे स्टार्ट होगा। आंदोलन चलाने के लिए देखिए, कभी भी कांग्रेस का एक चीज़ सही रहा है कि हर चीज़ को वो लोग सिस्टमेटिक करते थे। कोई भी चीज़ आने से पहले कांग्रेस का सेशन होता था, उसमें प्रेसिडेंट होते थे, एक आदमी प्रस्ताव को रखता था, कोई ड्राफ्ट करता था और उस पर बहस होता था, वोटिंग होता था। अगर प्रस्ताव पास हो जाता था तब वो आंदोलन के रूप में बदलता था। हालांकि गांधी का जितना आंदोलन है, आप गांधी के आंदोलन में एक चीज़ देखेंगे, गांधी अपने आंदोलन का ड्राफ्ट खुद ही करते हैं, ड्राफ्टिंग खुद ही करते हैं, उसकी रूपरेखा खुद बनाते हैं और कैसे उसको चलाना है लीडर भी उसके खुद ही रहते हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कलकत्ता का एक विशेष, देखिए हर साल एक ही सेशन होता है कांग्रेस का, होता था, लेकिन 1920 में देखेंगे एक कलकत्ता का विशेष सेशन होगा। आप इसको याद रखेंगे। इसको करेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे लाला लाजपत राय। और यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि विशेष वाला याद रखेंगे कि कलकत्ता का विशेष कांग्रेस अधिवेशन किसने प्रेसिडेंट किया, तो लाला लाजपत राय। और कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में हुआ, ठीक है। इसमें हुआ क्या कि गांधी ने पहली बार यहाँ पे गांधी जी अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, जो इनका असहयोग से जो भी इनका प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव को इसमें रखते हैं, लेकिन कई नेता इनके खिलाफ चले जाएंगे। ये बोलेंगे नहीं, ये आप असहयोग ही मत लाइए, नॉन कोऑपरेशन को अभी स्टार्ट मत करिए, जिसमें आपके नेता रहेंगे CR दास। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि गांधीवादी नेता CR दास इनका विरोध क्यों करेंगे, लेकिन यह करेंगे। दूसरा है मालवीय जी, ये भी इनके समर्थक हैं और बहुत बड़े समर्थक हैं, लेकिन पहले विरोध करेंगे। जिन्ना तो है ये हैं, जिन्ना भी इनका विरोध करेंगे, एनी बेसेंट भी इनका विरोध करेंगे। अब देखिए यहाँ से एक ब्यूटी हम आपको बताएंगे, एनी बेसेंट इसका विरोध करेंगे। गांधी के प्रस्ताव को ये सारे लोग विरोध करेंगे, लेकिन गांधी फिर भी प्रस्ताव को लेके आएंगे और उसके बाद आप इसके बावजूद बहुत सारे लोग गांधी को समर्थन भी देंगे। लेकिन ये जब इतना, देखिए ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, कोई छोटे लोग तो हैं नहीं। जिन्ना का कद उसमें बहुत बड़ा है, मालवीय जी ही बड़े बड़े हैं, बड़े व्यक्ति उसमें नेता हो गए हैं, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके कमेटी का कांग्रेस ने इन्हीं को चेयरपर्सन बनाया था। एनी बेसेंट होम रूल लीग में देखते हैं उनका कद बढ़ गया है। CR दास बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। तो ये जब बड़े बड़े लोग विरोध में आ जाएंगे, हालांकि गांधी के समर्थन में काफ़ी लोग रहेंगे, लेकिन
कांग्रेस में जो प्रेसिडेंट होंगे लाला लाजपत राय, वो कहेंगे कि इस प्रस्ताव को यहाँ पे रोका जाए और ये बड़े लोग हैं इनकी भी बातों को कुछ समझा जाए और इसका फाइनल डिसीजन हम आगे लेंगे। अगला सेशन होगा इसी साल, तो यह सेशन होता है नागपुर में होगा। और इस सेशन की बात करें तो इसके अध्यक्ष बनते हैं वी राघवाचारी, इसके प्रेसिडेंट बनते हैं वी राघवाचारी। और यहीं पे अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पहले के लोग विरोधी थे गांधी के समर्थन में 1-2 महीना का टाइम मिलता है। अब ये लोग, ये लगभग दिसंबर में घटना होगी, तो दिसंबर 1920 में, तो ये जो 2-4 महीने का टाइम मिला ना, ये सितंबर की घटना है, लगभग ये अगस्त सितंबर की है। और 2-4 महीने में जो लोग विरोध में थे उनको समझा लिया जाएगा और ये होगा कि नागपुर अधिवेशन में फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पास कर दिया जाएगा और सब लोग इनके समर्थन में आ जाएंगे और फाइनली इसको पास कर दिया जाएगा। तो देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से 2 सवाल। एक तो पूछा जाएगा कि कांग्रेस का विशेष सेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता। कौन अध्यक्ष था? लाला लाजपत राय। दूसरा पूछा जाएगा नागपुर में कौन अध्यक्षता किया था? वी राघवाचारी। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये कहाँ पे पास किया गया फाइनली? तो यह किया गया था नागपुर में। यह अधिवेशन होगा, थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो यही सब 2-4 घटनाएं हैं। और अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुमत से यहाँ पे पास हो जाता है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब नागपुर में बहुमत से पास हो जाएगा तो उसमें होगा कि कांग्रेस में कुछ रिफॉर्म भी किया जाए। गांधी कहेंगे कि कांग्रेस में कुछ रिफॉर्म भी किया जाए। हालांकि इसके पहले बहुत सारे नेता इसका वकालत कर चुके हैं कांग्रेस में। देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था जो है हर 20-25 साल 30 साल के बाद एक रिफॉर्म खोलता है। यूपीएससी अपने आप को हमेशा रिफॉर्म करते रहता है, इसलिए हमेशा वो फ्रेश रहता है और अच्छा रहता है और उसमें कमियां कम रहती हैं। कमियां नो डाउट हर चीज़ में होगी, लेकिन कमियां कम रहती है। रिफॉर्म करते रहना चाहिए समय के हिसाब से। तो लोग कहेगा कि अब कांग्रेस में भी कुछ रिफॉर्म किया जाए, तो कांग्रेस के संविधान में उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा और कहा जाएगा कि कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कुछ कानून बनाया जाए। और यहीं पे कहा जाएगा कि 25 पैसा आप देंगे और कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन करेंगे। और यहीं से कहा जाता है कांग्रेस जो है 4 आने की पार्टी बन गई। मतलब 1 आना होता है 1 रुपया, ठीक है। आना वगैरह उसमें चलता, तो उसमें मत पढ़िए, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि आना वगैरह हमको भी नहीं पता है सब में डिटेल में आना कब मतलब चलता था। तो आप इतना याद रखिए, 25 पैसा को 4 आना कहा जाता था और 4 आने की पार्टी इसको घोषित किया गया कांग्रेस को। इसी टाइम के बाद से इसको कहा गया कि आप 25 पैसा दीजिए और आप कहीं ना कहीं कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कर लीजिए और अपना कांग्रेस से जुड़ के आप इंडियन नेशनलिज्म में समर्थन करिए और फ्रीडम स्ट्रगल में आप अपना जो भी है योगदान दे सकते हैं। सदस्य जो होते थे इनकी पहली बार यहाँ पे होता है कि जवाबदेही तय की गई। उसके बाद और यह जो सारे जो सुझाव किए जाए ये सब गांधी के सुझाव पे हो रहा है। हालांकि पहले भी लोग किए हैं, लेकिन अब देखते हैं हम कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद इसमें कांग्रेस में सुझाव आएगा तो गांव से लेके शहर तक और शहर से लेके बड़े बड़े महानगर तक एक कांग्रेस पार्टी का एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। और एक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि अब पहली बार हम देखेंगे कि गांव में कुछ लोगों को नियुक्त किया जाएगा जो गांव में लीड करेंगे। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे किया जाएगा, उसके बाद जिला लेवल पे किया जाएगा और यहाँ पे हम देखते हैं कि राज्य स्तर पे किया जाएगा। मतलब एक लेवल बनाया जाएगा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का। कांग्रेस अपने यहाँ पे विस्तार करती है और इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर दिल्ली में बैठा कोई व्यक्ति अगर कांग्रेस की कोई घटनाओं को या आंदोलन की कोई घटनाओं को लीड करता है तो उसका आंदोलन सीधे गांव तक पहुंचेगा। अब कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा और यही चीज़ गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस का जनाधार बढ़े, जो कांग्रेस ही उसमें बड़ी पार्टी है और वही फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर सकती है। तो यही सारी घटनाएं, कुछ सुझाव होता है और कांग्रेस में यही सारी बदलाव होती है। अब चलिए थोड़ा सा हम इसको आगे देखते हैं। तो इसको तो हम पहली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम देख रहे हैं कि पहला जन आंदोलन था।
देखिए अब साथ में एक दो चीज़ और घटनाएं हैं। देखिए 1920 में जो नागपुर का सेशन है, हमने यहाँ पे देखा नागपुर का सेशन, इस नागपुर के सेशन में पहली बार हम देखते हैं कि देसी जो रजवाड़े थे इनके बारे में बात की गई, देसी रजवाड़े। देखिए हमने आपको पहले कुछ दिन पहले बताया था, किसी शायद टेस्ट वाले डिस्कशन के वीडियो में बताया था कि गांधी का ब्यूटी है, पहले मॉडरेट आते हैं कुछ लोगों को अपने में समाहित करते हैं, फिर एक्सट्रीमिस्ट आते हैं तो यूथ को समाहित करते हैं, फिर गांधी आएंगे तो पहले किसान को अपने में लेंगे सत्याग्रह के साथ, उसके बाद खेड़ा और अहमदाबाद करेंगे, मजदूर को अपने साथ लेंगे, फिर ये कुटीर उद्योग की बात करेंगे और कुटीर उद्योग में गांव में छोटे छोटे जो मजदूर हैं उनको भी लेंगे, और साथ में कस्तूरबा के माध्यम से महिलाओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं, और उसी समय ये पर्दा प्रथा और नारी शिक्षा ये सब की बात करेंगे, महिलाओं को जोड़ेंगे। अब देखिए गांधी का मास्टर स्ट्रोक ये कहते हैं कि जो देसी रजवाड़े हैं ये कहीं ना कहीं, देखिए देसी रजवाड़ों के पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है, इनको क्या चाहिए, जिसके पास पैसा है उसको आपसे कुछ चाहिए नहीं, आपको उससे सम्मान चाहिए, भाव चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम अगर देसी रजवाड़े को जोड़ लेते हैं तो लोग तो आ ही रहे हैं, राजा भी हमारे साथ आ जाएंगे, तो अंग्रेजों से हमारी लड़ाई लड़ने में आसानी होगी। कैनिंग ने कहता है, अब देखते हैं कैनिंग 57 में कहता है कि अगर इंदौर के राजा अगर समर्थन नहीं किए होते तो हम भारत से हम भगा दिए गए होते। तो देसी रजवाड़ों को यही सोच के गांधी अपने में लेते हैं, और पहली बार 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी क्या करते हैं कि देसी रजवाड़ों की समस्याओं पर जिक्र करते हैं, और उसके लिए एक मतलब उनके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ अपने एक कमेटी बनाते हैं, और इसमें देसी रजवाड़ों का जिक्र किया जाता है। अब देखिए कांग्रेस के प्रति देसी रजवाड़ों का अब तक जो रवैया है वह एकदम निरपेक्ष रवैया, कोई मतलब नहीं है उनको, एक दूर से ही बैठ के देख रहे हैं कि कांग्रेस से उनको ना कोई फायदा मिल रहा है ना नुकसान मिल रहा है। अब देसी रजवाड़ों को समर्थन मिल रहा है कांग्रेस से, अब कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव भी होगा कांग्रेस से। तो अब देखिए कांग्रेस में हर टाइप के लोग, हर वर्ग के लोग समाहित कर रहे होते हैं, और देखिए कोई भी काम अगर अच्छा करना है तो आपको हर वर्ग के, हर टाइप के लोगों को समर्थन करना होता है। जैसे आप देखते हैं कि गुलदस्ता बनाया जाता है तो सबसे अच्छा फूल है गुलाब का, सिर्फ गुलाब ही नहीं रखा जाता है, क्योंकि सिर्फ गुलाब के फूल का अगर गुलदस्ता बनाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, उसमें तरह तरह के फूल रहते हैं, जितने वैरायटी रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। देखिए हमें लोग का चैनल है बीपीएससी, उसमें हम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाएं या सिर्फ करंट पढ़ाया जाए या सिर्फ साइंस पढ़ाया जाए या सिर्फ ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी या एक विषय कोई पढ़ाया जाए तो यह सफल नहीं होगा, सारे विषय को पढ़ाया जाएगा तभी तो आपको फायदा होगा। तो देखिए सबको साथ लेके चलना यही सबसे बड़ी ब्यूटी है गांधी का, और यही हम बार बार कर रहे हैं, जूडिथ एम ब्राउन के शब्दों में यही चीज़ों समझाते हैं। तो यही सारी ब्यूटी है इसका असहयोग का ये जो घटनाएं हैं। तो देसी रजवाड़ों का जिक्र पहली बार किया जाएगा इसमें। अब देसी रजवाड़ों का कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति जुड़ाव होगा, समर्थन होगा, जो कि बाद में हमको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम असहयोग आंदोलन के कुछ कार्यक्रम देख लेते हैं। देखिए गांधी कोई भी आंदोलन तय करते हैं तो उसमें कुछ उनका मुद्दा होता है कि हम किस किस पॉइंट पे बात करेंगे। तो ये कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो काउंसिल में जाके लोग चुनाव लड़ते थे, कहते हैं कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं जाएंगे, हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के साथ बैठेंगे और कानून बनाएंगे, और कानून बनाने में हमारी संख्या कितनी है, 2, 4, 5% होगी, मेजोरिटी तो हमारी है नहीं। तो हम वहाँ पे जा कभी अपनी बातों को नीतियों में बदल नहीं सकते। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम पब्लिक के बीच रहेंगे, हम आंदोलन करेंगे, जनाधार करेंगे, इनका यही मतलब है। साथ में गांधी कहते हैं कि सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, सरकारी संस्थाओं के बहिष्कार में कहेंगे सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं वो छोड़ दें, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं सरकारी स्कूल में वो छोड़ दें, जो सरकारी समारोह में कहीं ना कहीं जा रहे हैं वो जाना छोड़ दें, हर सरकारी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। और इसी दौरान आप देखेंगे एक प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आएगा जिसका काफ़ी बहिष्कार किया जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स किस आंदोलन के टाइम में घटना भारत आएगा, तो वह है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आएगा। ठीक है, तीसरा गांधी का इसमें पॉइंट है, ये कहते हैं विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कीजिए। मतलब जो हमने स्वदेशी और
स्वदेशी आंदोलन देखा था बंगाल विभाजन के टाइम में, उसमें भी यही हुआ था। तो देखिए यह किसका मुद्दा था, यह था एक्सट्रीमिस्ट का मुद्दा था। गांधी कौन है, गांधी बहुत बड़े अहिंसावादी हैं, मॉडरेट हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट के भी बिंदुओं को ये लेते हैं और अपने आंदोलन में शामिल करते हैं। मतलब गांधी कहीं का एक्सट्रीमिस्ट की बात को मानते हैं, कहीं मॉडरेट को बात को मानते हैं। मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी है गांधी, जहाँ पे जो जैसा है वहाँ पे वैसा बात करते हैं, जहाँ पे जिस टाइप से काम लेना उस टाइप से काम लेते हैं। तो गांधी की ये भी ब्यूटी है कि मॉडरेट का भी कुछ झलक नहीं मिलता है, एक्सट्रीमिस्ट का भी कुछ झलक मिलता है, और बाकी तो आप देख ही रहे इनको। तो ये भी जिक्र करते हैं कि विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कीजिए, खासकर उसमें जो सूती कपड़ा था। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में हम देखते हैं कि उसमें ब्रिटेन में सूती कपड़ा बहुत बनता है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, भारत से कच्चा माल जाता है, वहाँ से सूती कपड़ा बन के आता है, और उसको गांधी, और बहुत महंगा बिकता है। गांधी कहते हैं इसका बहिष्कार करिए। अब इसका बहिष्कार करिए तो उपाय क्या है? तो इस आंदोलन के बाद हम देखेंगे गांधी कहेंगे चरखा काटिए, अपना खादी बनाइए, अपना जो कुटीर उद्योग आप पैदा उत्पादन करिए, और यहाँ से आप स्वदेशी की बात करिए। बहिष्कार का विरोध करते हैं और स्वदेशी की बात करते हैं। अब देखिए गांधी यहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों को जोड़ लेते हैं अपने आप में। तो गांधी को आप एक विचारधारा में पिरो नहीं कर सकते हैं। गांधी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत आइडियल व्यक्ति हैं, जहाँ पे जिस टाइप की बात होती है वहाँ पे उस टाइप की बात करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं गांधी। इसलिए गांधी को आप देखेंगे कुछ हिस्टोरियन इनको संत कहेंगे, कुछ पॉलिटिकल थिंकर कहेंगे, कुछ इनको कहेंगे बहुत रिवोल्यूशनरी हैं, कुछ लोग कहेंगे कि बहुत आंदोलन में एक लीडरशिप की भावना है, कुछ लोग कहेंगे हर वर्ग को समाहित करते हैं। और अगर हम ओवरऑल इनका मतलब समीक्षा करें तो हम ये कह सकते हैं कि गांधी किसी एक विचारधारा के नहीं है, हर विचार में गांधी समाहित हैं। इसी सब घटनाओं के बाद हम कहते हैं कि गांधी वाकई में गांधी थे और इनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। तो ये सब बहुत सारी कुछ घटनाएं हैं, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो हम यहाँ पे देख क्या रहे थे, हाँ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा है और स्वदेशी को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। दूसरी बात हम कहेंगे, जो गांधी कहते हैं कि जिनको पदक मिला है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने पदक दिया है, आप पदक को लौटा दीजिए। यह एक सिंबॉलिक चीज़ होता है कि आप पदक को लौटा दीजिए, मतलब कहीं ना कहीं आप सरकार के खिलाफ में हैं, ठीक है। इसमें राय बहादुर एक हैं, यही एक निकलेंगे राय बहादुर। यह इनको मिलते हैं नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड की उपाधि मिली रहती है और गांधी के कहने पे यह नाइटहुड की उपाधि को लौटा देते हैं। गांधी कहते हैं कि टैक्स मत दो, किसानों को कहते हैं कि तुम टैक्स मत दो। अगर सरकार तुम्हारे हित में कुछ कर नहीं रही है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जब इतनी बढ़ा दी है तो ये निकम्मी सरकार है। ऐसी सरकार देश में क्या करेगी जो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है? ऐसे सरकार को तुमको कोई अधिकार नहीं है टैक्स देने का, आप टैक्स मत दो, ठीक है। दूसरा बात कहते हैं, गांधी शराबबंदी की बात करते हैं। अब जब शराबबंदी की बात होगी तो इसमें बिहार जुड़ेगा। अब बिहार का हम जिक्र करेंगे, बिहार में क्या हो गया यहाँ पे। गांधी कहते हैं देखिए शराब उसमें कोई शैंपेन वगैरह नहीं है, विदेशी शराब अब नहीं है, यहाँ पे देसी शराब चलेगा ज़्यादा और ताड़ी चलेगा। ताड़ का जो पेड़ होता है ऊपर में, वहाँ से जो रस निकाला जाता है वही ताड़ी है, और देसी दारू के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। इसका हालांकि ज़्यादा नशा नहीं चढ़ता है, लेकिन फिर भी नशा तो चढ़ता ही है, गलत चीज़ तो है ही। तो इस गांधी कहेंगे कि ताड़ी जो है, इस पर आप ताड़ी की जो दुकान है उस पर धरना दीजिए, और खास करके कहेंगे महिलाओं को कि आप ताड़ी की दुकान पे जाकर धरना दीजिए, क्योंकि मर्दों को देखा गया था उस समय या इस समय भी कि जो भी इनकी इनकम का बड़ा सोर्स होता है ये शराब में फूंक देते हैं, और जब शराब में फूंक देते हैं तो आर्थिक स्थिति घर की गड़बड़ हो जाती है। इससे अगला जनरेशन भी खराब होता है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं मिल पाती है। तो गांधी कहते हैं कि ताड़ी का जो दुकान है वहाँ पे जो महिलाएं हैं, महिलाएं जाके उसका संघर्ष करें ताड़ी के दुकान पे, और जब महिलाएं संघर्ष करती है तो उस आंदोलन का एक अलग लेवल होता है, एक अलग नेचर होता है, उसको दबाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और जब महिलाएं समर्थन में आती हैं या कहीं भी जब महिलाओं का समर्थन मिलता है तो पुरुष ऑलरेडी वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि महिलाओं का समर्थन बहुत रेयर ही मिलता है और एक जेन्युइन मुद्दा पर ही मिलता है। और इस मुद्दा से गांधी एक और चीज़ को साध रहे हैं, कह रहे हैं महिलाओं को आप आके आंदोलन में आप आगे आइए, मतलब कह रहे हैं कि आप अपने चार दीवारी से बाहर निकलिए।
चारदीवारी से अगर कोई बाहर निकलेगी तो घूंघट में तो निकलेगी नहीं, पर्दा प्रथा का विरोध करते हैं और कहते हैं कहीं ना कहीं अगर आंदोलन करेगी, बाहर निकलेगी तो एक इक्वलिटी आएगी महिला और पुरुषों में। और गांधी यहाँ पे समानता का बात करते हैं और गांधी कहते हैं कि जब महिलाएं आंदोलन करेगी, पुरुष भी आंदोलन करेंगे तो भारत के सारे लोग आंदोलन करेंगे और मजदूर किसान तो जुड़ ही गए हैं, तो यह एक हमारा मास लेवल पर मूवमेंट होगा। तो देखिए, इस आपको लग रहा होगा कि ताड़ी की दुकान पर महिलाओं को सिर्फ भेज दिया गया, लेकिन इसके पीछे गांधी का लक्ष्य क्या है, इस लक्ष्य को जब समझेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई गांधी गांधी थे। ये सब घटनाएं हैं। अब यहाँ पे हम बिहार की बात करते हैं। गांधी कहते हैं कि शराब से आप परहेज करिए। बिहार में उसमें ताड़ी बहुत चलता है और बिहार में लोग ताड़ी बहुत पीते हैं, तो गांधी स्पेशली बिहार में लोगों को कहते हैं कि एक आपने अपने आर्टिकल में लिखते हैं और बिहार के नाम को संबोधित करके लिखते हैं कि आप लोग परहेज करिए ताड़ी पीने से। और लोग इनकी बातों पर इतना विश्वास करते हैं, इतना मानते हैं कि वाकई लोग मतलब शराब ताड़ी पीना उसमें छोड़ दिया। और हम देखेंगे जो सरकार का उसमें का रेवेन्यू आता था, रेवेन्यू अचानक से कम हो गया। अब देखिए, सरकार का रेवेन्यू ना, अभी कोरोना के टाइम में आप देखे होंगे कि सरकार का रेवेन्यू अचानक से गिर गया था, तो खासकर सरकार ने क्या किया, सबसे पहले अगर कुछ खोला तो दारू का दुकान खोला था। उसमें बहुत बड़े बड़े आर्टिकल छपा था, आप देखे होंगे पेपर में, और इस घटना से रिलेट किया गया था उसको। तो सरकार के पास सबसे बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का शराब। तो जब रेवेन्यू गिर गया तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इसको प्रमोट करने के लिए, चूँकि रेवेन्यू गिर गया तो उनको देखिए, उनका पर्पस तो रेवेन्यू गिराना है। शराब से आपको नशा चढ़ती है अलग बात है, आपका सेहत खराब होता है अलग बात है, उनको इससे क्या मतलब, उनको चाहिए पैसा। तो जब पैसा उनको नहीं मिला तो वो क्या किए, एक लिस्ट जारी किए और जो जो लोग शराब पीता था, मतलब उसमें तो बड़े बड़े लोग ही ज़्यादातर शराब पीते थे जिनके पास पैसा होता था, इनका न थोड़ा सा नाम ये लिस्ट में लगाए और बड़े बड़े चौराहों पर लगा दिए और इनके बारे में अच्छे अच्छे चीज़ लिखे। देखिए, ये सब सिंबॉलिक चीज़ होती है। अब गांव का लोग अगर देखा कि मानते हैं शुक्ला जी हैं, मिश्रा जी हैं, सिंह जी हैं, जो भी हैं, या यादव जी हैं, जो भी 10 आदमी हैं, ये शराब पी रहा है और ब्रिटिशर्स उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो गांव का अगर कोई मजदूर देख रहा है तो कह रहा है कि ये तो बड़ा अच्छे आदमी हैं, सरकार इनकी समर्थन कर रही है। देखिए, सरकार किसी भी व्यक्ति का समर्थन करती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखेंगे 2-4 लोग ऐसे आए हैं जो तिहाड़ जेल से आए हैं, लेकिन सरकार के कुछ लोग उनको समर्थन किया, जो गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार का कोई एक मंत्री, अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसका समर्थन करता है तो पब्लिक को पता है ये गलती है, दोषी है, फिर भी सरकार का समर्थन जब मिलता है तो लोग उसको भूल जाता है। मतलब सरकार अगर गलत चीज़ को समर्थन देती है तो पब्लिक भी उसको समर्थन देने लगती है। यह सिंबॉलिक बहुत बड़ा ट्रेंड होता है। अभी हाल फिलहाल में ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं जो कि गलत है, सरकार समर्थन कर रही है और पब्लिक में वह गलत ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, वो सारी अलग घटनाएं हैं। तो सरकार ने इनका नाम, ब्रिटिशर्स इनका नाम लिख के चौक चौराहा पे चिपका दिए। अब लोगों को लगा कि यार इनका तो ब्रिटिशर्स इनका नाम ले रहे हैं, ब्रिटिशर्स सरकार में है, इनका नाम ले रहे हैं, मतलब ये लोग बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ाने में ये मदद किया। लेकिन जो पहले जिस लेवल पे शराब बिक रहा था, ताड़ी बिक रहा था, वो गांधी के कहने पे लोग थोड़ा कम कर दी, बाकी सब अलग चीज़ें हैं। तो ये आपसे अगर पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ऐसी घटनाएं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुआ कि गांधी के कहने पे लोग शराब पीना कम कर दे, रेवेन्यू कम हो गया, तो आप याद रखेंगे ये घटना बिहार की है, ठीक है। चलिए, बहुत हो गया, आगे देखते हैं। अब इसके बाद गांधी क्या करेंगे कि कहेंगे कि हम जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ला रहे हैं तो सहयोग करेंगे, मतलब बहिष्कार करेंगे चीज़ों का, हम स्वदेशी पे बात करेंगे। अब स्वदेशी पे बात करने के लिए कुछ काम हमको करना पड़ेगा, हर सेक्टर में कुछ काम करना पड़ेगा, इसके लिए हमको शिक्षा में काम करना पड़ेगा। अब जब शिक्षा की बात करना होगा तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एक सुभाष चंद्र बोस। अब आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और नेहरू का एंट्री यहीं से स्टार्ट होगा। और सुभाष चंद्र बोस बहुत विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। यह कलकत्ता में एक कॉलेज है, नेशनल कॉलेज।
नेशनल कॉलेज है और इसके इनको प्रिंसिपल बनाया जाएगा। और इसी टाइम में हम देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और काशी में मतलब एक शिक्षा के लिए विद्यापीठ बनाएंगे, काशी विद्यापीठ वगैरह बनेगा, यूनिवर्सिटी वगैरह इसी टाइम में बनाया जाएगा। 1920 में हम देखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी रहती है उसकी स्थापना की जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसी समय बनेगा 1920 में, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 1920 बनेगा। मतलब एजुकेशन से रिलेटेड ये सारी घटनाएं होंगी इस आंदोलन में। देखिए कितना, एक तो अंग्रेज़ों का विरोध हो रहा है और मतलब यहाँ पे कुछ लोगों को सुधार के लिए काम किया जा रहा है कि आप शराब मत पीजिए, दारू मत पीजिए और सरकारी दफ्तर में मत जाइए, सरकार के खिलाफ जाइए। और उसके बनिस्बत आप जब सरकार के खिलाफ आप जाइएगा तो पढ़िएगा कहाँ, तो आपको पढ़ने के लिए नए नए संस्थाएं बन रही है। कितना एक ऑर्गेनाइज वे में गांधी अपने आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें स्थानीय पंचायत की, बात यहीं पे होगी। स्थानीय पंचायत की बात हम इसके पहले भी आपसे किए हैं, आप याद करिए हम कहाँ किए, हम आपको समझाएं डिटेल में। जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की बात हम कर रहे थे वहाँ पे स्थानीय पंचायत की बात करते हैं और एग्जाम्पल भी दिए थे, आप अपने नोट्स में जाकर उस चीज़ को रिकॉल करिएगा। स्थानीय पंचायत की बात होती है और यहाँ पे कहा जाता है कि अंग्रेज कचहरियों पर निर्भरता नहीं रहे आपकी, मतलब आप अपनी कचहरियों का, छोटे छोटे कचहरी बनाए, ग्राम पंचायत बनाए, वहीं पे आप अपने मुद्दे को सॉल्व करें। ग्राम पंचायत बनाने की स्थिति, अब देखिए आपसे अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए कि कुछ भी सवाल आए तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के टाइम में गांधी ने लोगों को यह बात कही थी कि ग्राम पंचायत वगैरह पे फोकस किया था, ये एक मॉडल था, वहाँ से आप इस चीज़ों को जोड़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे होगा हरिजन सुधार को बढ़ावा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हरिजन को गांधी अपने में इंक्लूड नहीं किया आंदोलन में। अब गांधी कहेंगे कि हरिजन जो है यह अपने आप को समाज से अलग महसूस करता है, तो वहाँ पे ये शब्द देंगे हरिजन, मतलब हरि का जो जन है, जो वैसा व्यक्ति जो हरि का बहुत प्यारा है, तो हरिजन नाम देंगे। हालांकि बाद में इस नाम को ही लोग ने अलग तरीके से इंटरप्रेट कर दिया, लेकिन गांधी हरिजन नाम देंगे और इनको भी इनके सुधार को बढ़ावा देंगे कि उसमें बहुत अनटचेबिलिटी वगैरह इन सारे चीज़ों को, और उनको भी हिंदू मुस्लिम एकता और जितने लोग हैं उन सब में जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये सारी घटनाएं हैं। चरखा काटने की बात करेंगे गांधी कहेंगे कि आप चरखा काटिए। जब विरोध बहिष्कार होगा विदेशी वस्तुओं का, तो भारत में तो कोई कंपनी उसमें है नहीं, बड़े बड़े कंपनी की आप प्रोडक्शन करेंगे उससे, तो आप चरखा काटिए। और चरखा काटने के लिए जब असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा 1 अगस्त 1920, यह आंदोलन इस दिन से स्टार्ट होगा। लेकिन उसी दिन एक घटना होगी कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं इनकी मृत्यु हो जाएगी इसी दिन सुबह सुबह। और जब यह घटना मतलब पब्लिक में फैलेगी तो एक बड़ा लोगों में असंतोष होगा कि इतने बड़े लीडर, मतलब लोग बहुत क्या कहते हैं, मतलब बड़े लोग क्षुब्ध हो जाएंगे कि इतने बड़े लीडर की क्षति होती है। तो इनकी श्रद्धांजलि के नाम पे 1 करोड़ रुपये का चंदा जमा किया गया। उस समय सोचिए 1 करोड़ कितना बड़ा रकम होता था, चंदा जोड़ा गया। और इस चंदा से गांधी क्या कहते हैं कि इस पूरे रुपया से गरीबों को चरखा बांटा गया। और जब चरखा बांटा गया तो गांधी कहते हैं इस चरखे से आप लोग स्टार्ट करिए, अपना चरखा काटिए और खादी बनाइए, सूती कपड़ा बनाइए और अपने कपड़ा बनाइए और अपने कपड़ा खुद पहनिए, आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहिए। अब थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं कि जब यह आंदोलन हुआ तो इसका कुछ सामाजिक आधार भी था। ये सामाजिक आधार में क्या था, इसमें हम देखेंगे इसमें सबकी भागीदारी है। मतलब यह एक पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, इसमें सकारात्मक पक्ष क्या था, सामाजिक आधार क्या था। देखिए यह सब टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपसे अगर पूछे जाए असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की व्याख्या करें या विशेषता बताएं तो यह सब टॉपिक आपको लिखना पड़ेगा, यही सब टॉपिक लिखना होता है वहाँ पे। तो असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो इसमें सबकी भागीदारी है। हम कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम किसान मजदूर पूंजीपति जमींदार सबको ही है। इसमें पूंजीपति की बात आ गई यहाँ पे, मतलब राजा रजवाड़े आ गए, जमींदार भी उसके साथ आ गए, महिलाएं आ गए, छात्र आ गए, युवा आ गए और जितने यूथ है सारे आ गए। मतलब यह पहला आंदोलन है, जन आंदोलन है। इसमें सारे वर्ग के लोगों को समाहित किया जाता है और सारे लोग इस वर्ग को एक व्यापक भागीदारी होती है। दूसरी बात हम करते हैं, यह एकता के लिए बहुत बड़ी मिसाल बनती है। और सबसे बड़ी बात है
कि सांप्रदायिक एकता होती है। और इस समय एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखेंगे, जामा मस्जिद जो है दिल्ली में, दिल्ली का जो जामा मस्जिद है क्या है, मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रतीक है। दिल्ली का जामा मस्जिद मुसलमानों का प्रतीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि एक भाषण देना है तो वहाँ के लोग बोलेंगे भाषण देने के लिए किसको बुलाया जाएगा, उनको वहाँ पे बुलाया जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। देखिए यह बहुत बड़ा माइलस्टोन वर्क है। यह जो काम है ना, स्वामी श्रद्धानंद जाएंगे जामा मस्जिद पे और वहाँ पे जाकर लोगों को व्याख्यान देंगे, भाषण देंगे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे। देखिए कितनी बड़ी एकता की बात है कि जामा मस्जिद से एक हिंदू संत जाके वहाँ पे भाषण दे रहा है। यह इतनी बड़ी मिसाल है और यही हमारे भारत की ब्यूटी है, यही हमारे भारत की एकता है। अगर कोई आपसे कहे कि मुसलमान अलग है और हिंदू अलग है तो आप उन्हें बताइए कि ऐसा कुछ नहीं है। भारत की जो आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रियम्बल में पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम की बात होती है। वी की बात, वी मतलब हम होता है। और देखिए ये आप अगर आप एंशियंट इंडिया पढ़ेंगे, उसमें वैदिक एरा पढ़ेंगे, उसमें आपको एक चीज़ मिलेगा कि शब्द एकम विप्रम बहुधा वदंती, मतलब शब्द एक होता है, उसको समझने वाले लोग होते हैं कई तरह के और कई तरीके से उसका इंटरप्रेट करते हैं अपने आप को। यही अंतर होता है कि दोनों पक्ष में अगर विवाद होता है, मानते हैं ए और बी में विवाद हुआ हो तो दोनों कहते हैं हम बड़ा हम सही है। लेकिन जब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट दोनों के पक्ष को सुनता है और एक अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है निरपेक्ष होके, और वहाँ पे जो सही होता है उसकी बात करता है, दूसरा आदमी गलती मान लेता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अपने हिसाब से दोनों इंटरप्रेट कर रहे हैं हम सही है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी सही होता है, एक आदमी गलत होता है। मतलब सच तो एक ही होता है, लोग उसको समझने की तरीका अलग करते हैं। तो मेरा कहने का सेंस है कि हम का मतलब है, कुछ लोग अभी के संदर्भ में ये मानते हैं कि यह हमारी जो विरासत है, मतलब हम हिंदुस्तान में हिंदू ही रहेंगे। ये भी एक विचारधारा है, लोग मानते हैं। लेकिन ये भी एक विचारधारा है, मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था, लिखा था कि हम का मतलब है हिंदू, म का मतलब है मुस्लिम। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पॉइंट है हम, मतलब हिंदू और मुसलमान देश की जो सबसे बड़ी दो संप्रदाय हैं उन दोनों की बात करता है और दोनों के संप्रदाय से यूनिटी की बात करता है। देखिए हम नहीं कह रहे कहाँ तक सही है, किसी आर्टिकल में लिखा था, कोई एडिटोरियल जो लिखते हैं उनका अपना व्यू होगा, लेकिन यह एक अच्छा चीज़ है। अगर इसको कहीं लिख देंगे तो बड़ा अच्छा हमको लगा, तो हम सोचे आपको बता दें। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि यह एक बहुत बड़ी यूनिटी दिखती है कि एक मुस्लिम जो मस्जिद है वहाँ पे कोई हिंदू संत जाके प्रवचन दे रहा हो और लोग उसको सुन रहा हो और पूरे भारत में लोग इसको एक्सेप्ट कर रहा हो। यही हमारी भारत की ब्यूटी है, यही हमारा भारतीय जो कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब यही है। तो अगर आपसे कोई इस तरीके का बात करे तो ये सब उदाहरण दे के आप उनको समझा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है और हिस्ट्री पढ़ने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और दूसरा एक और घटना होती है, देखिए वो तो इससे भी और बेहतरीन है। पंजाब में एक घटना होगी अमृतसर में। अमृतसर में हम देखेंगे कि जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर में जो चाबी है, जो इसकी की है, लोगों ने इसके चाबी को मुस्लिम नेता को दे दिया। पंजाब के दो बड़े नेता कौन हैं, हमने जालियांवाला बाग में हत्याकांड के टाइम में आपको पढ़ाया था। इसमें दो बड़े बड़े नेता हैं, वो है सैफुद्दीन किचलू और नहीं यही मतलब इन्हीं को दिया गया। एक और नेता थे, सैफुद्दीन किचलू को ही दिया गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है तो लोग क्या करेंगे, स्वर्ण मंदिर का जो चाबी है वो कहेंगे कि सैफुद्दीन किचलू को दे देते हैं। देखिए चाबी देना एक मालिकाना हक होता है। चाबी अगर आप किसी को दे दिए तो कहीं ना कहीं मालिकाना हक दे दिए। और अभी तक हम लोगों ने धर्म में क्या बताया गया है, या अभी भी क्या बताया जाता है कि अगर जिस धर्म का या जिस संप्रदाय का कुछ है उसका जो हेड होगा उसी संप्रदाय का होगा। लेकिन यह पंजाबी जो लोग हैं, पंजाबी मुसलमान को की देते हैं और कहते हैं कि आप इसका हेड बनिए, नियंत्रण बनिए। कितना बड़ा विल पावर है यह। और ये जो दो घटनाएं हैं ना, अगर आपको हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी हो तो हमको नहीं लगता है कि इससे बड़ा उदाहरण आपको
देखने को मिलेगा। ये सारी घटनाएं आप अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो इसको कोट करिए, आपको आपके एग्जाम में सब मतलब अच्छे पॉइंट हैं और मेंस में आपको मदद दिलाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई हिंदू मुस्लिम एकता की बात करे या कहे कि मुस्लिम ऐसा हो गया, तो आप वहाँ पे सब पॉइंट को रख सकते हैं। लोगों को ये सब पता ही नहीं है, इस एंगल से जाके इतनी समझ से जाकर लोग हिस्ट्री को पढ़ता ही नहीं है। तो ये 2-3 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि थोड़ा सा इसका सामाजिक विस्तार क्या है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, चलिए थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं। देखिए इसका क्षेत्रीय विस्तार क्या है। तो अब हमने बताया आपको कि ऑल इंडिया मूवमेंट बना है या कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और राजस्थान और गुजरात से लेके या असम तक पहुंचता है। हम देखते हैं यहाँ पे असम में भी कुछ लोग इसका लीड करेगा। असम में चाय बागान के मजदूर हैं, वहाँ पे वे लोग सरकार के खिलाफ हड़ताल कर देंगे। अब देखिए गांधी जो सबको लेके चले थे, मजदूरों का जिक्र कर रहे थे, अब इनको फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, चाय बागान के जो मजदूर हैं किसानों अंग्रेज़ों के खिलाफ मतलब हड़ताल कर देंगे। और यहीं पे अगर हम बात करें, सबसे पहले बात हम कर लेते हैं छपरा की। छपरा बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में एक छपरा तो सबको पता ही होगा। 1920 में असहयोग को लीड कौन कर रहे हैं? राहुल सांकृत्यान। आप इसको याद करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, राहुल सांकृत्यान छपरा में लीड करेंगे। और बिहार में कृषकों का नेतृत्व कौन करेंगे? मतलब जो खेती बाड़ी से किसान जो जुड़े हैं, किसानों का नेतृत्व कौन करेंगे? यह करेंगे स्वामी विद्यानंद। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। छपरा में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड करेंगे राहुल सांकृत्यान, और बिहार में जो किसानों का लीडर होगा वो होंगे विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद। और हमने ऊपर में आपको बताया है स्वामी श्रद्धानंद। ये दिल्ली में है स्वामी श्रद्धानंद और बिहार में है स्वामी विद्यानंद, तो थोड़ा सा नाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। असम में हम देखें कि चाय बागान के मजदूर यहाँ पे हड़ताल करते हैं। केरल में देख लेते हैं। केरल में हमने आपको बताया था मोपला रिवोल्ट जो हमने पढ़ा था। हालांकि यह पहले ज़मींदारों के खिलाफ था आंदोलन, किसानों का ज़मींदारों के खिलाफ था। बाद में यह हिंदू मुस्लिम मतलब आंदोलन में बदल गया। और इसी हिंदू मुस्लिम आंदोलन को दबाने के लिए गांधी केरल का दौरा करते हैं। और गांधी जब वहाँ पे जाते हैं तो इनके साथ में रहते हैं शौकत अली और साथ हैं मौलाना आज़ाद। देखिए गांधी का ये जो मूव है, देखिए इसकी आप सराहना करेंगे, सुनेंगे। देखिए गांधी जब जाते हैं केरल में, गांधी को पता है कि यह हिंदू मुस्लिम आंदोलन में बदल गया है। तो कुछ लोग हो सकता है इनसे नाराज़ हों, कुछ मुस्लिम वर्ग हो सकता है नाराज़ होगा इनसे। तो यह क्या करते हैं, 2 बड़े लीडर ले जाते हैं मुसलमानों को। शौकत अली कौन है? खिलाफत को लीड कर रहे होते हैं, जो मुस्लिम के उसमें बहुत बड़े लीडर हैं। और मौलाना आज़ाद कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं। और इनका जो छाप है, पढ़े लिखे लोगों में, विद्वान व्यक्तियों में इनकी बहुत समझ है और मुसलमानों के बहुत बड़े नेता हैं। तो गांधी अपने साथ इन लोगों को ले जाएंगे। तो देखिए इससे आपको ये भी सीख मिलती है कि कहाँ पे किसको ले जाना है, किसको हम किस तरीके से कहाँ यूज करें, ये भी समझ होनी चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे गांधी चाहते तो मोतीलाल नेहरू को ले सकते थे, सी.आर. दास को ले सकते थे, लेकिन कोई फ़ायदा होगा नहीं सी.आर. दास से। लेकिन शौकत अली को ले जाएंगे तो मुसलमान, केरल में मुसलमान अधिक हैं और आंदोलन वहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शौकत अली को देखते ही उनका जो पारा होगा डाउन हो जाएगा। तो देखिए आंदोलन इस तरीके से किया जाता है, एक्ट ऐसे किया जाता है, कोई भी काम का मतलब रिएक्शन ऐसे होना चाहिए कि सामने वाला थोड़ा सा समझे। ठीक है। बॉम्बे की बात करें हम, बॉम्बे में भी आंदोलन शुरू हो गया। और बॉम्बे में देखें तो यहाँ पे जो लेबर हैं, जो क्या कहते हैं मिल, जो बॉम्बे में बहुत सारा इंडस्ट्री है, अभी भी है, उस समय भी था। तो यहाँ का जो श्रमिक वर्ग है, जो लेबर वर्ग है, वह मालिकों के खिलाफ हड़ताल कर देगा। और कई स्थानों पर पुलिस से यहाँ पे मुठभेड़ होगा और बहुत सारे लोग मारे भी जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे साथ में हम बंगाल देख लेते हैं। बंगाल में छात्रों ने मिदनापुर के कुछ जगह पे देखेंगे तो व्यापक विरोध किया सरकार, और वहाँ पे जो छात्र हैं उनके बीच में देखेंगे तो एक बहुत आंदोलन देखने को मिलेगा मिदनापुर में।
बंगाल का जो मिदनापुर है यहाँ पे कुछ आंदोलन देखने को मिलेगा। साथ में हम पंजाब की बात कर रहे थे, पंजाब भी इस आंदोलन में कहीं कम नहीं है। यहाँ पे जो गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे में देखेंगे कि भ्रष्ट महंत का कब्जा हो गया है। बहुत दिनों से महंतों का वहाँ पे बोलबाला रहा है और धीरे धीरे वो महंत भ्रष्ट हो गए हैं और इस भ्रष्ट का समर्थन सरकार कर रही थी और इसी के खिलाफ वहाँ के अकाली जो लोग हैं वह अकाली ग्रुप बनाएंगे पंजाब में, जिसका अकाली ग्रुप अकाली पार्टी भी अभी है, तो इस पार्टी से उसको रिलेट नहीं करेंगे। हालांकि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, वो एक फ्रीडम फाइटर के लिए बना था। तो और इस अकाली को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया और इस तरीके से पंजाब में असहयोग आंदोलन को चलाया गया। आगे हम तमिलनाडु का जिक्र कर लेते हैं। तो तमिलनाडु में यहाँ पे देखिए सी राजगोपालाचारी हैं। सी राजगोपालाचारी की अगर हम बात करें तो यह बाद में गांधी के चल के अनुयायी बनेंगे, लेकिन यह अभी के टाइम में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तमिलनाडु में यह अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं, इनका एजुकेशन भी कंप्लीट हुआ नहीं, कॉलेज में रह रहे होते हैं, स्टूडेंट रह रहे होते हैं और यह वहाँ पे तमिलनाडु में अपने आंदोलन को लीड करेंगे। दूसरा हम देख रहे थे आंध्र प्रदेश का जिक्र अगर आता है तो आंध्र प्रदेश में देखेंगे कुछ जगह है रंपा गुडप्पा वगैरह, कुछ एरिया वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, टेढ़ा नाम है। तो यहाँ पे नेता याद रखिएगा, नेता कौन है? अलारी सीताराम राजू। ये क्या करेंगे? आंध्र प्रदेश में आंदोलन को लीड करेंगे और सरकार की नीतियों का, मतलब अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करेंगे। और साथ में यहाँ पे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक किसानों का वर्ग है जिसे हम कहते हैं बिजौलिया तथा भील, साथ में भील यहाँ पे हैं। भील आंदोलन के माध्यम से ये लोग विरोध करेंगे अपना। तो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया कि बिजौलिया आंदोलन किस मूवमेंट के दौरान आया था, तो नॉन कोऑपरेशन के टाइम में आया था। बिजौलिया आंदोलन कहाँ चलाया गया था? राजस्थान में चलाया गया था। आप इसमें थोड़ा सा याद रखेंगे, ये सब 2-3 फैक्ट इसमें हैं। अब इतने घटनाएं जब होगी, लेकिन अब आप कहिएगा कि असहयोग आंदोलन कितना सफल रहा, तो इसके सफलता देखने से पहले हम देखेंगे कि ये सब घटनाएं जब पूरे देश में चल रही होती है, वहीं पे एक बहुत बड़ा इवेंट होगा और वो इवेंट होगा चौरी चौरा का कांड, और वहाँ पे आंदोलन की वापसी हो जाएगी। और यह जो चौरी चौरा का कांड होगा यह होगा आपका 4 फरवरी 1922 को। देखिए आपको कहीं कहीं बुक में 4 मिलेगा, कहीं 5 मिलेगा। 4 फरवरी की रात की घटना है, आप 4 फरवरी याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं कहीं 5 ही मिलेगा, तो डेट में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अब देखिए 4 फरवरी के बाद घटना है चौरी चौरा का कांड। इसमें क्या होगा, आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, जब चौरी चौरा का कांड हुआ तो गांधी कहाँ पे थे? गांधी जी इसमें बारदोली में थे, अपना ही काम कर रहे हैं, इनको चौरी चौरा से कोई मतलब नहीं है। ये चौरी चौरी जो भी है ये है गोरखपुर के पास, यूपी में है। और यहाँ पे एक घटना क्या होगी कि एक जगह है चौरी चौरा, यहाँ पे कुछ लोग लगभग 800-900 लोग, गांव के लोग, 2-3 गांव के लोग 800-900 लोग इकट्ठा होंगे और उनका कुछ मतलब ये जो आंदोलन है उसी से रिलेटेड वो लोग अपना मीटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो चौरी चौरा का एक सब इंस्पेक्टर है, इसका नाम अगर हम बात करें तो इसका नाम है गुप्तेश्वर सिंह। और यह जो दारोगा है सब इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह, इसको भनक मिल जाती है सूत्रों से, इसको लगता है कि लोग आंदोलन करेंगे और इसीलिए लोग इकट्ठा हुए। बात सही है, असहयोग आंदोलन में पूरा भारत में एक यूनिटी आ गई थी, लोग हर जगह अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो चौरी चौरा में भी लोग इकट्ठा हुए और कैसे आंदोलन किया था लोग, मतलब इस पर डिस्कस कर रहे थे। तो गुप्तेश्वर सिंह को इस बात का खबर चला और उसने क्या किया कि बगल में था गोरखपुर से उसने बहुत सारे लोग पुलिस को बुला लिया कि यहाँ पे हिंसक घटनाएं होने वाली है, और बड़े मास लेवल पर पुलिस को बुला के और वहाँ पे साधारण वेश में, पुलिस को साधारण वेश में ये लोगों का जो सभा था उसमें भेज दिया। अब लोगों को ये बात पता चल गई कि पुलिस हमारे साथ खुफिया का काम कर रही है। इतना पे भी आंदोलन भड़का नहीं है। ये जो जुलूस था 700-800 लोगों का, यह जुलूस ये इस थाने के सामने से गुजर रहा था।
तो जब थाने के सामने से जुलूस शांति से गुजर रहा था तो वहाँ पे एक पुलिस ने क्या किया, यहीं पे सबसे बड़ी घटनाएं होती है। एक पुलिस क्या किया कि एक जो किसान था वो गांधी टोपी पहना हुआ था, और गांधी टोपी उसमें जो था आज़ादी का सिंबल माना जाता था, और उस टोपी को गुस्से में वह पुलिस टोपी को उतारा और पैरों से कुचलने लगा। देखिए, किसी के सिंबल को अगर आप इस तरीके से करते हैं ना तो ये बहुत ख़राब है। किसी के धर्म को भी अगर आप इस तरीके से कुछ बोलते हैं बहुत ख़राब है, जिसका अभी खामियाजा आपने देखा था कि पैगंबर के बारे में बोला गया तो क्या क्या घटनाएं हुई। तो इस तरीके की घटनाएं नहीं करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का कोई सिंबल है, उसको मानता है, तो आप भले उसको मत मानिए, चुप रहिए, मत कुछ बोलिए, लेकिन उसकी तौहीन निगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। तो हुआ क्या कि अंग्रेज़ों ने एक पुलिस ने एक जो किसान था उसका गांधी टोपी उतारा, गुस्से में उतारा और उसको कुचल दिया पैरों से। इससे भीड़ उग्र हो गई, और यही भीड़ कुछ हद तक, जब अब 700-800 लोग का भीड़ उग्र होता है तो हिंसक होने में टाइम नहीं लगता। इधर पुलिस भी उकसा रहे थे। अब ये हुआ कि गोलीबारी के दौरान 11 लोग मारे गए। पुलिस की गोली से 11 लोग मारे गए, और इस घटना से जब 11 लोग मारे गए तो देखिए, इस सरकारी आंकड़ा है कि 11 लोग मारे गए, हालांकि मारे बहुत सारे लोग हैं। अब जब 11 लोग मारे गए तो उसके बाद पुलिस के जो बंदूक था, बंदूकों में गोली कम हुई, ख़त्म हो गई गोली। अब जब गोली ख़त्म हो गई तो पुलिस आ गई बैक फुट पे और वो भागने स्टार्ट की। जब पुलिस भागने स्टार्ट की तो लोगों की भीड़ थी, लोग उनको खेदना स्टार्ट किए, और पुलिस अपने आप को बचाने के लिए जो चौरा चौरी का थाना था, थाना में आकर अपने आप को घुसते हैं और अपने आप को अंदर से गेट बंद कर लेते हैं कि हम सेफ हुए। अब जब अंदर से लोग गेट बंद कर लेते हैं तो वहीं पे चौक रहता है, चौक पे केरोसिन तेल मिलता है, और वहीं केरोसिन तेल जब भीड़, देखिए जब मास उग्र हो जाती है ना तो फिर किसी का नहीं सुनती है। पब्लिक वहाँ से केरोसिन तेल लेके आई और पूरे थाना में केरोसिन तेल लगा के आग लगा दी। वहाँ पे 22 पुलिसकर्मी मारे गए, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और यह जो थे गुप्तेश्वर सिंह जो सारे घटना रचे थे इन भागने लगे। जब लोग जलने लगे थे, भागने लगे, तो लोगों ने इनको पकड़ा और पकड़ के इनको आग में झोंक दिया, आग में फेंक दिया। मतलब इनकी भी यहीं पे कहानी ख़त्म हो गई। अब ये घटना बहुत विभत्स घटना है, बहुत भयंकर घटना है। इसकी जितनी ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी जी ये सुन के बहुत बारदौरी में बैठे हैं। जब यह घटना अगले दिन पेपर में पढ़ते हैं, उसमें ट्विटर तो था नहीं, पेपर में अगले दिन जब घटना पढ़ते हैं तो गांधी जी बहुत क्षुब्ध होते हैं और कहते हैं कि CWC की तुरंत बैठक बुलाई जाए। CWC कांग्रेस का बैठक बुलाया जाए तुरंत, और उस बैठक में एक सप्ताह बाद 12 फरवरी 1922, आप डेट यहाँ पे याद रखेंगे। 4 फरवरी को ये घटना होती है, 4 या 5 दोनों में से कोई एक रहता है, 4 ज़्यादातर ऑथेंटिक है। घटना होगी, लेकिन 12 फरवरी को गांधी इस घटना से इतना क्षुब्ध होंगे कि कहेंगे अब हम असहयोग को वापस ले लेते हैं। अब गांधी तो असहयोग को वापस ले लिए, घोषणा कर दिए। पब्लिक तक यह घटना पहुंची 1-2 दिन तक, और यह चौरी चौरा कांड से लोगों में उत्तेजना बढ़ गई है। अब घटना आंदोलन तीव्र गति से बढ़ रहा है, लेकिन गांधी, देखिए आंदोलन यहाँ तक चल रहा था, चौरा चौरी जैसे हुआ आंदोलन ऐसे चला, ठीक है ना। अब गांधी आंदोलन को एकदम से नीचे क्या करते हैं, उसको वापस ले लिए। अब लोगों को लगा कि भाई हमारा जनमानस जो आंदोलन पीक पॉइंट पे पहुंचा था, आप तो उसको वापस ले लिए, तो अब हम करें क्या। आप हमको स्कूल छोड़वा दिए, आप हमको नौकरी छोड़वा दिए, आप मेरा पदवी था वो जो दिलवा दिए सारा, हम सब छोड़ छाड़ के आपके आंदोलन में लगे, और आप तो आंदोलन को ही खींच लिए। हम तो मतलब मूर्ख बन गए। फिर गांधी का यहाँ पे बहुत क्रिटिसिज्म होगा, और यह पहला ऐसा घटना होगा जब गांधी का नेशनल लेवल पर क्रिटिसिज्म होगा। बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म करेंगे, और आपसे यह एग्जाम में पूछा जाता है गांधी का असहयोग आंदोलन क्रिटिसिज्म किस हद तक था। तो चलिए अब हम उस पॉइंट को थोड़ा सा देख लेते हैं कि गांधी का क्रिटिसिज्म क्यों होता है, कारण क्या होता है, और कौन कौन से लोग करते हैं। सबसे पहले तो इनको सुभाष चंद्र बोस जो इनके बहुत बड़े फॉलोअर हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इनको बहुत अनुचित बोलेंगे यह आंदोलन सही नहीं था।
और यह कहेंगे कि गांधी का यह आंदोलन वापस लेना यह राष्ट्रीय दुर्भाग्य है। यह अपने आर्टिकल में लिखेंगे कि यह राष्ट्रीय दुर्भाग्य है, गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा आएंगे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे एंट्री होगी। जवाहरलाल नेहरू तो गांधी के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं। ये भी कहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना को आश्चर्य कहा। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं आश्चर्य वाली घटना है, ऐसे बापू कैसे कर सकते हैं, इतने बड़े जन आंदोलन को अचानक से वापस कैसे ले लेंगे, यह आश्चर्यजनक घटना है। रविंद्रनाथ टैगोर जो गांधी की एकदम कट्टर समर्थक हैं, यह रविंद्रनाथ टैगोर भी बहुत नाराज हो जाएंगे और यह कहेंगे कि गांधी का यह अहम का भाव है, अहम का भाव है। देखिए अहम का भाव क्यों कहेंगे, गांधी उसमें एक बड़े लीडर बन गए हैं और गांव में लोगों को ये लगने लगा है कि गांधी एक रहस्यमय आदमी है। उनके पास कोई अगर बात को लेकर आप जाएंगे सुझाव लेके तो उसका समाधान गांधी के पास है। यहाँ तक गांधी कहीं जाते थे आंदोलन में किसी गांव में तो वहाँ से लोगों की जो तबीयत खराब होता था तो लोग ये भी सोचने लगे हैं उस समय तक कि हम गांधी से एक बार मिल लेते हैं तो हमारा तबीयत ठीक हो जाएगा। गांधी का इतना बड़ा व्यक्तित्व हो गया है। उसी के संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि गांधी को अपने अहम का भाव हो गया है कि हम जब चाहते हैं आंदोलन शुरू कर देंगे, जब चाहते हैं आंदोलन को गिरा सकते हैं। यही अहम के भाव से गांधी इस आंदोलन को वापस लेते हैं। यह थ्योरी देते हैं अपना रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर आप देखते हैं ये तो 2-4 लोग हैं, मोतीलाल नेहरू भी हैं इसमें। मोतीलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि कन्याकुमारी का एक गांव है, वहाँ पे अगर कोई घटना होती है, वहाँ पे लोग अहिंसा का पालन नहीं करते हैं तो क्या इसकी सज़ा हिमालय को दी जाएगी? कितनी बड़ी बात बोलते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन भी सकता है मेंस में कि देखिए एक घटना होती है गोरखपुर में और गोरखपुर के घटना से आप पूरे भारत के आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ये कहाँ तक जस्टिफाई है? और पूरे भारत में जो आंदोलन आप चलाएंगे तो 1-2 ऐसे छिटपुट घटनाएं होंगी, आपको इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। लेकिन आप वापस क्यों ले लिए? इसको लेके इनका मोतीलाल नेहरू का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। कन्याकुमारी के गांव की अगर कोई घटना होती है उसकी सज़ा अगर आप मतलब कश्मीर में जाकर देते हैं या भारत के अन्य देशों में देते हैं तो भारत के अन्य क्षेत्रों में देते हैं तो एक गलत है। ये इनका स्टेटमेंट है। आप थोड़ा सा ये 2 सारे स्टेटमेंट याद रखेंगे। अब इसका थोड़ा सा हम समीक्षा कर लेते हैं। मार्क्सवादी लोग जो भी हैं, जो मार्क्सवादी लोग हैं ये भी कहेंगे कि ये जो वापस लिए हैं जनता के साथ धोखा किए हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत इनमें क्रिटिसिज्म गांधी का है। लेकिन अब गांधी इसको क्यों वापस लेते हैं, सबसे बड़ा बात यह है। देखिए लोग तो कहेंगे कि कुछ नकारात्मक पक्ष जो इनका जो स्टेटमेंट था आप लिख सकते हैं, कुछ लोगों का कोट करेंगे, नेहरू जी का कर सकते हैं, मोतीलाल नेहरू का कर सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का कर सकते हैं, किसी का कर सकते हैं कि एक जो आंदोलन अपने पीक पॉइंट पे पहुंचा था तब तक गांधी ने उसको वापस लिया, तो एक गलत बात है। इससे लोगों में एक निराशा जगी कि अब हम करेंगे क्या, और लोग सरकारी स्कूल छोड़ दिए हैं, लोग अपना व्यवसाय छोड़ दिए हैं, लोग अपने हर सरकारी चीज़ जो अपना काम धाम कर रहे थे छोड़ दिए हैं। क्योंकि गांधी ने इसमें एक नारा दिया था। गांधी ने कहा था कि अगर सब कुछ आप छोड़ देते हैं तो 1 साल में आपको आज़ादी मिल जाएगी। तो चलिए 1 साल में हमको आज़ादी नहीं मिली, हम इंतज़ार तो किए, हम 1 साल और इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन सर आपने तो वापस ही ले लिया, अब तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो यह इनका थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, ये निगेटिव पॉइंट है। आप इन सब पॉइंट को लिख सकते हैं। लेकिन सकारात्मक पॉइंट क्या है, गांधी इस टॉपिक को, इस मुद्दे को वापस क्यों लेते हैं, आंदोलन को वापस क्यों लेते हैं, इसके पीछे घटना सबसे बड़ी ये है। गांधी के लॉजिक को समझिए। देखिए आपका तैयारी मानते हैं ठीक ठाक है बीपीएससी में, आपको आप अपने स्वेच्छा से आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको एक ऐसा पॉइंट पे लगा कि हमसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आपका तबीयत लास्ट में 10 दिन खराब हो गया, ठीक है, आपको ऐसा लगा कि हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा बीपीएससी का, तो 2 कंडीशन है। एक तो आपको एग्ज़ाम से रोक दिया जाए, एक होता है आपको एग्ज़ाम दे दिया जाए। अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको क्या लगेगा, कट ऑफ से आप 10-15 नंबर कम लाएंगे, तो थोड़ा सा आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपका तैयारी तो ठीक ठाक है,
आप जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम आपको अगर रोक दें तो आप जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आप अपने आप को यह नहीं समझाइएगा कि हम कमज़ोर थे, मेरा कट ऑफ नहीं। आपके दिमाग में यही आएगा कि हमको रोका गया है, हमको रोका गया, हम परीक्षा दिए होते तो हम पास कर गए होते। मतलब अगर कोई रोकता है आपको तो उसके बाद अगर वो घटना नहीं भी होती है ना तो आपको फेल होने का डर नहीं रहता है। इस चीज़ को समझिएगा। अगर देखिए हम आपको YouTube वीडियो दे रहे हैं, आप नहीं पढ़ें आपके विल पे है, पढ़ें अच्छी बात है, नहीं पढ़े अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा चलिए ठीक आपके विल पे है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम आपको रोक दें ना, आपको हम जैसे ब्लॉक कर दें या रोक दें कि एक्स व्यक्ति मेरा वीडियो नहीं देखेगा ना, तो आपको लगेगा कि वीडियो हम क्यों नहीं देखेंगे। आपके प्रति देखिए ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, और आपको उसके प्रति लगेगा ना कि नहीं ये काम हमको करना है, हमको रोका गया है ना, तो आप जब दोबारा आपके सामने जब दोबारा ये वीडियो आएगा चाहे कुछ आएगा ना, तो आप उसको देखिएगा, आप उसके प्रति आपकी लड़क होगी कि इसमें ऐसा क्या है कि हमको रोका गया। तो और दूसरा रीजन है, गांधी कहते हैं कि यह जो चौरा चौरी घटना हुई है यह घटना हिंसक हुई है, और जहाँ हिंसक घटनाएं होती है अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी पुलिस है, और पुलिस अपने फोर्स से दबा देगी और रौंद देगी। और यह घटना अगर यह आंदोलन पीक पे है, बात सही है, और पुलिस अगर रौंद दी, घटना को दमन कर दी, तो लोगों में एक निगेटिविटी आ जाएगी कि हमको आंदोलन को दबाया गया है, ठीक है। और उस समय पुलिस के पास इतना पावर था और भारत की जनता के पास उतना मतलब क्या संसाधन नहीं था कि टकरा जाए और आंदोलन हिंसक हुआ था, तो अंग्रेज दबाते ही। तो अंग्रेज इस घटना को तो दबाने वाले थे ही आजकल 2 दिन में, और वो दबाते तो आप डिमोटिवेट हो जाते कि हमको दबाया गया है। इसके पहले गांधी एक बड़ा काम करते हैं, आंदोलन को खुद वापस ले लेते हैं और सारा जिम्मा अपने पे ले लेते हैं। अब क्या हुआ कि अंग्रेज हक्का बक्का रह गए, वह दमन भी इसका नहीं कर सकते हैं, और आपका दमन नहीं होगा। अब लोगों में क्या जोश गया, लोगों में यह एक संकेत गया कि गांधी ने हमको रोका है, गांधी अगर हमको बोल दिए होते तो हम आंदोलन को अभी जीत जाते, अभी ये कर लेते। तो अब गांधी जब दूसरा आंदोलन करेंगे तो यह जो यहाँ पे आके एक पीक पे आपको जो आके रोका गया है, आपको फिर आंदोलन करने के लिए आपको मोटिवेशन रहेगा, आप डिमोटिवेट नहीं हुए हैं। गांधी यही मोटिवेशन बनाए रखने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने आप पे ले लेते हैं। गांधी का क्रिटिसिज्म होगा, या अपने बुक में बाद में लिखते हैं कि मेरा क्रिटिसिज्म तो इस बात के लिए हुआ, लेकिन लोगों की निगेटिविटी ना आए लोगों में, क्योंकि देखिए आपको अगर दमन कर दिया जाए किसी चीज़ के लिए ना तो बहुत ख़राब चीज़ होता है, ठीक है। दमन नहीं करना चाहिए। अगर आपको रोक दिया जाए तो वह कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमको रोका गया, हम फिर आएंगे, नए तरीके से आएंगे। लेकिन अगर कुचल दिया जाए तो आपके दिमाग पर असर करता है, और ह्यूमन साइकोलॉजी है कि फिर आप उस घटना को नहीं करते हैं। तो गांधी कहते हैं अगर यहाँ पे आंदोलन को कुचल दिया अंग्रेजों ने तो फिर दूसरा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा, और यह इतना जो जनाधार बना हुआ है, यह एक मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा लोगों को, लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए वो सोचते हैं कि अंग्रेज तो इसको दबाने वाले हैं 1-2 दिन में, क्योंकि जहाँ हिंसा होती है आप देखते हैं अभी की सरकार या कोई भी सरकार आंदोलन को दबाती है, हिंसा हुई सरकार दबाएगी, तो अंग्रेज तो इसको दबाएंगे, तो क्यों ना हम पहले ही वापस ले लें। तो ये गांधी का थॉट था, और इसीलिए आंदोलन को वापस लेते हैं कि इसके बाद आंदोलन किया जाए तो लोगों का मोटिवेशन लेवल बना रहे। और साथ में कहते हैं कि आप यहाँ पे सांस्कृतिक कार्य करिए, आप चरखा को जो चरखा बांटा गया तो उस पर काम करिए। और साथ में गांधी कहते हैं कि खादी, चिकित्सा, आयुर्वेद वगैरह जो देसी चीज़ें हैं उन पे फोकस करिए, सांप्रदायिकता पे मतलब सांप्रदायिकता को बढ़ावा मत दीजिए, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करिए। इन सारी चीज़ों को मतलब बात किया गया है। तो कुछ इनका गांधी के यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन बाद में जो जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन लोगों को ये चीज़ बाद में रियलाइज होगा, और बाद में लोग कहेंगे कि असहयोग आंदोलन में गांधी का जो यू टर्न था कहीं ना कहीं किस हद तक मामले में सही था। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो क्रिटिसिज्म करते हैं बाद में इनके बड़े भक्त बन जाते हैं, है ना। भक्त मतलब अभी के संदर्भ में नहीं, भक्त मतलब समर्थक बनते हैं और इनके अनुयायी बन जाते हैं। तो ये सब फैक्ट है। लोग शुरुआत का मुद्दा देख लेता है कि गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो बहुत बड़ी खराब घटना थी, उसके पीछे का जो निहित मुद्दा था उनको समझिए। ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है।
और हिस्ट्री को थोड़ा सा ना ब्रॉड माइंड लेके समझिए, अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और देखिए समझाने में इतना टाइम लगता है ना कि 1 घंटा 24 मिनट का वीडियो हो गया, मतलब समझिए हम तो सोचे थे 40-50 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या करेगा, हिस्ट्री बड़ा हो ही जाता है। तो चलिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय आंध्र प्रदेश के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? अलारी सीतारामू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, के चंद्रशेखर, और ऑप्शन ई है। आप इसमें जो आपको सही आंसर लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और साथ में एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कल मोरल डेवलपमेंट का जो थ्योरी होता है, कोलिनबर्ग का ये थ्योरी है, यह क्या बताता है? तो देखिए 2-3 चीज़ों की बात करता है। एक तो मोरल डेवलपमेंट की बात करता है, यह मतलब नैतिकता का विकास। तो एक तो हम बात करेंगे पहले कि नैतिकता क्या है। देखिए नैतिकता वह एक क्वालिटी है, आपकी एबिलिटी है, आपकी वो गुण है जो आपको सहायता करती है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। आपको एक दोनों में चुनने में मतलब एक डिफ्रेंशिएट पैदा करती है। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं तो आप देखेंगे कुछ लोग कहता है कि अरे बड़ा मोरली साउंड है वो व्यक्ति, वो पर्सन मोरल, जैसे वाजपेयी जी के बारे में कहा जाता है वाजपेयी जी बहुत मोरली पर्सन थे, मतलब आइडियल व्यक्ति में आते थे वो। चाहे कोई बच्चा की बात किए तो बहुत मोरल लड़का है, मतलब अच्छा है वो, नैतिक भाव से जुड़ा हुआ है। नैतिकता है क्या? कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो हमने गांधीयन आइडियोलॉजी जब पढ़ाया था तो बताया था कि गांधी जो है, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो निश्चल स्वभाव का होता है, वो उसमें द्वेष भाव कुछ नहीं होता है, वह निश्चल होता है, उसमें किसी भी तरह की कोई भावनाएं नहीं होती है। सामाजिक परिवेश में जैसे जैसे वो व्यक्ति बड़ा होता है उस हिसाब से वह सही गलत को चुनने लगता है, जिस सोसाइटी में उसको जिस तरीके का एक्सेप्टेंस मिलता है। अब जैसे देखिए कोई पंडित परिवार का व्यक्ति हो तो वहाँ पे अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो बचपन से उसको ये सीख मिलेगी कि वह मीट मछली और मदिरा का सेवन ना करे, अगर उसके परिवार में लोग नहीं करता हो तो। अगर कोई जैन धर्म से कोई जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पे उसको अहिंसा का एक अलग लेवल बताया जाता है उसको, क्योंकि बचपन में वो वही चीज़ देखता है। अगर मुस्लिम धर्म से कोई जुड़ा हो तो कुरान हदीस वगैरह का जिक्र वहाँ पे उसको मिलेगा। तो आपकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि होती है वहाँ से सारी चीज़ आपको सीखने को मिलती है, और वहीं से आपको जो सामाजिक जो ताना बाना मिलता है, जो सामाजिक रूल मिलता है, वहीं आपको नैतिकता है। जैसे कि अगर इंग्लैंड का कोई लड़का है, बच्चा है, वो अपने पिता से मिलता है तो हाथ मिलाता है, वो बोलता है हाय डैडी, उसका एक कल्चर है, आप उसको गलत नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का जो कल्चर है बिहार में अगर आप देखेंगे, चाहे उत्तर भारत की बात, उत्तर भारत में देखेंगे तो हम लोग अगर मिलते अपने पिताजी से तो पैर छूते हैं। तो पैर छूने का मतलब है कि हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। देखिए ये जो इंग्लैंड का लड़का हाथ मिला के हाय डैडी बोल रहा है, ये भी रिस्पेक्ट ही है, इसका कल्चर ही यही है, इसका रिस्पेक्ट यही है। और हम लोग जो पैर छूते हैं तो इसका कल्चर यही है। और बहुत सारे लोग देखेंगे अपने पिताजी को बहुत मतलब खुले विचार के रहते हैं लोग, पिता पुत्र में बड़ा मित्रता संबंध होता है तो गले भी मिलते हैं, वो भी उनका कल्चर है। आप वहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि एक कल्चर बढ़िया, वो कल्चर, हर कल्चर बढ़िया है। बहुत सारे आप पढ़े होंगे कि जो ट्राइब हैं वो एक दूसरे से अगर मिलते हैं तो एक दूसरे पर थूकते हैं, थूक के स्वागत करते हैं, ये उनका कल्चर है। तो ये सब जो कल्चर है, अब देखिए अपने कल्चर के हिसाब से हर व्यक्ति का अपना कल्चर है, उसके हिसाब से कुछ चीज़ें सही होती है, कुछ चीज़ें गलत होती है। अब जैसे हम लोग के कल्चर में बाप अगर मिलता है बेटा से कुछ दिनों के बाद और बेटा प्रणाम न करे, पैर न छुए, तो माना जाता है यह गलत हो गया। ये हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग सही है, गलत है, लेकिन इंग्लैंड में ये चीज़ थोड़ी गलत सही है, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो मतलब गलत सही चुनने की आदत मतलब एक आधार बताता है, सामाजिक परिवेश से यह आता है। और यह कहा जाता है कि कोई भी बच्चा में ये शुरू से नहीं होता है, धीरे धीरे सामाजिक आधार पर होता है, यही नैतिकता है। और इसका जो डेवलपमेंट है, यही जो कोलिनबर्ग है अपने थ्योरी में बताते हैं, यह इसके 6 स्टेप बताते हैं कि कौन कौन से स्टेप हैं, पहला स्टेप में क्या होता है, दूसरा स्टेप में क्या होता है। तो हालांकि देखिए यह सब टॉपिक जो है आपको यह साइकोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है, लेकिन यह टॉपिक आपको सिर्फ साइकोलॉजी का नहीं है। अगर आप बीएड जो किए होंगे वहाँ मिलेगा, जो नेट वगैरह किए होंगे उनको मिलेगा। देखिए ये सब बच्चों को पढ़ाने में काम आता है तो वहाँ मिलेगा। सोसाइटी में भी ये चीज़ें
कहीं ना कहीं ओवरलैप करती है। और कुछ लोग एक कमेंट हमने देखा था कि किसी ने कहा था कि हमने नहीं पढ़ा है सोशियोलॉजी में इसको। देखिए, घबराने की सब बात नहीं है। हिस्ट्री में 1000 से ऊपर थिंकर है, बहुत सारा थिंकर है जिसको हम भी नहीं पढ़े हैं और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप सारे थिंकर को पढ़ना, आपका एक दिमाग है, आपका एक लिमिटेशन, आप जितना जानते हैं सही जानते हैं, हम नहीं जानते कोई बात नहीं, आप जान जाइए। तो ये सब थिंकर वाला जो टॉपिक है ना, आपको हिस्ट्री में मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेगा, सोशोलॉजी में मिलेगा, साइकोलॉजी में मिलेगा। और आप अगर यूपीएससी की बात करें तो एथिक्स में तो बहुत मिलता है, ठीक है। और एथिक्स में तो कभी कभी ऐसा थिंकर मिलता है ना कि टीचर लोग का भी दिमाग कंफ्यूज कर देता है, नए तरीके से नया थिंकर है जिसको कहीं नहीं पढ़ा गया लेके आ जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन से डरने की बात नहीं है, आप इसको थोड़ा सा मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। बहुत आज तो 1.5 घंटा का वीडियो हो गया, मतलब बहुत थकान हो गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।